हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज हम लोग रिवीजन लेने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, बड़ी डिमांड आ रही थी कि सर इस चैप्टर की रिवीजन ले लो, इस चैप्टर की रिवीजन ले लो। तो लो जी, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे दे आए रे। हाँ जी, ये असाइनमेंट आई एम श्योर सबको मिल चुका होगा, और नहीं मिला तो ये देखो वीडियो के लिंक के नीचे ही पड़ा हुआ है यार, सबसे पहले तो ये डाउनलोड कर लो। तो चलो जी, आज की कथा को शुरू करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। क्या कहता है ये कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट? इसकी बात क्या है, ये क्या कहना चाहता है, ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक समझिएगा कि है क्या, चैप्टर क्या है। देखो जी, वर्ड जो कॉम्प्रोमाइज है ना, ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड डिराइव होता है डिस्प्यूट में से, झगड़े में से। तो यानी कि जब जब झगड़े होंगे और झगड़ों के बाद जब समझौता होगा, तो झगड़ों के बाद जब समझौता होता है तो वो चीज कहलाती है कॉम्प्रोमाइज। और अरेंजमेंट का मतलब होता है भाई साहब कोई झगड़ा नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है और बिना झगड़े के कोई ना कोई एग्रीमेंट हो रहा है। तो यानी कि अगर डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट है और डिस्प्यूट के बाद कोई एग्रीमेंट हो रहा है, उस डिस्प्यूट को सही करने के लिए कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्रोमाइज। क्या कहलाता है? कॉम्प्रोमाइज। ओके। परंतु अगर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, नो डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट नहीं है और फिर कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? अरेंजमेंट। क्या कहलाता है? अरेंजमेंट। ओके। तो कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट का क्या कोई एग्जांपल मिल सकता है? सर बोलो ना। हाँ बताओ, जान मांगी होती। कॉम्प्रोमाइज का एग्जांपल जब डिस्प्यूट अराइज होगा, डिस्प्यूट के कारण एग्रीमेंट हुआ, मतलब बेस्ट एग्जांपल इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपने डेफिनेटली सुना होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंट्स के अंदर डेफिनेटली किया आपने। अच्छा, और बिना डिस्प्यूट के एग्रीमेंट का कोई एग्जांपल? हाँ, कमाल कर दिया आपने, अमालगमेशन। और बोलो, डीमर्जर और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ओके। डीमर्जर का मतलब क्या होता है समझते हैं। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? डीमर्जर का मतलब फिलहाल होता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ लिया। से फॉर एग्जांपल भारत की बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने रिसेंटली अपने आप को दो पार्ट्स में तोड़ लिया। एक शिपिंग कॉर्पोरेशन रही, एक दूसरी एक लीज वाली एंड लैंड बैंक वाली एक कंपनी अलग बना ली उससे। दिस इज कॉल्ड डीमर्जर। ये डीमर्जर है। फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अपने ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड कर देना, अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को एक्सटेंड कर देना। से फॉर एग्जांपल 1999 तक आईसीआईसीआई यूज्ड टू बी अ इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन दिया करता था टिल 1999। बट 1999 में आईसीआईसीआई का ऑब्जेक्ट चेंज हुआ एंड इट बिकम आईसीआईसीआई बैंक। तो आज के टाइम में वो एफडी भी एक्सेप्ट करता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और हर तरीके के लोन दे सकता है, पर्सनल लोन से लेकर बिजनेस लोन और क्रेडिट कार्ड लोन से लेकर हर प्रकार के लोन आईसीआईसीआई बैंक देता है। तो इसका मतलब अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लिया है, बिजनेस एक्सपेंड कर लिया है। गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? तो दो चीजें हैं, कॉम्प्रोमाइज हो या अरेंजमेंट हो। अब हमारा कानून क्या कहता है? हमारा कानून कहता है सेक्शन 230 के अंदर कि चाहे हो कॉम्प्रोमाइज चाहे हो अरेंजमेंट, इन दोनों के लिए एग्रीमेंट एक जैसा ही बनेगा। लीगल एग्रीमेंट जो बनेगा वो एक जैसा ही बनेगा, जिसे हम कहते हैं स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। ध्यान रखना। तो यानी कि कानून, मैं कह सकता हूं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। कानून की नजर में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है।
अच्छा, यानी कि अमलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो गया, इन सब के लिए कानून क्या एक ही बात करता है? द आंसर इज यस। यही तो खास बात है कानून की। वो कहते हैं जी सबके लिए कानून एक ही, हम अलग अलग कानून नहीं बना सकते हर सिचुएशन के लिए। तो हर सिचुएशन के लिए एक ही कानून है जो कि सेक्शन 230 के अंदर हमें मिलेगा। वैसे इस चैप्टर के अंदर केवल एक ही सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन 230 से लेकर 240 तक जाता है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी का सेक्शन है वो यही है, सेक्शन 230 सबसे इंपॉर्टेंट। मैं कह सकता हूं बाकी सारे सेक्शन इसके बेस में से निकले हैं, वो छोटे छोटे पिलर हैं जो खड़े हुए हैं, परंतु ये सेक्शन बेस है। तो इस सेक्शन को समझ डाला तो मतलब लाइफ जिंगा लाला, समझ गए? चले तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन की तरफ ही आते हैं, आइएगा इस सेक्शन की तरफ, सेक्शन 230 की तरफ। 230 की खास बात है, आप बेशक उसे पढ़ लेना, बेशक असाइनमेंट के अंदर पढ़ लेना, डिटेल में भी आपको मिल जाएगा वो असाइनमेंट के अंदर, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल सेक्शन नहीं है, बड़ा सेक्शन है, बहुत लेंथी सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है, पूरी इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या होता है, बट टेक्निकल वर्डिंग्स नहीं है, तो इसे आप फ्लो चार्ट के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए मैंने, आप देखेंगे तो मैंने इसका एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकें, और पेपर में जब भी आए इसी फ्लो चार्ट को रिकॉल करके एग्जाम में कोट भी कर सकते हो। बट फिर भी जो साथ में पढ़ना चाहते हैं वो बुक जरूर रेफर कीजिएगा, वो असाइनमेंट जरूर रेफर कीजिएगा। मैं वो कल असाइनमेंट, कल की क्लास, मंडे की क्लास से पहले आपको वो असाइनमेंट भी मिल जाएगा जिसमें पूरा टेक्स्ट होगा 230 से 240 का। फिलहाल आज हम क्या करने जा रहे हैं, केवल फ्लो चार्ट के थ्रू कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की स्कीम को 230 को समझने जा रहे हैं। तो चलिए जी, क्या कहता है? कहता है जी देखो ऐसा है, ये जो वर्डिंग्स मैंने लिखे हुए हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो अपने असाइनमेंट के ऊपर लिख भी सकते हैं। चलिए सुनिएगा। कहता है सबसे पहले कोई भी कंपनी या उसका मेंबर या उसके क्रेडिटर या लिक्विडेटर क्या कर सकते हैं, वो एक सबमिट कर सकते हैं कोई ड्राफ्ट स्कीम। व्हेन आई से स्कीम का मतलब स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ओके, किसको सबमिट कर सकते हैं? ड्राफ्ट स्कीम किसको सबमिट करेंगे? ट्राइब्यूनल को। अच्छा, कौन कौन सबमिट कर सकता है एक बार दोबारा बताइए, स्टेप नंबर 1 है ये। कौन कौन सबमिट कर सकता है? कंपनी यस, मेंबर यस, क्रेडिटर यस, लिक्विडेटर कब सबमिट करेगा? लिक्विडेटर उस केस में सबमिट करेगा जब कंपनी ना अंडर वाइंडिंग अप होगी, परंतु लिक्विडेटर को लगता है कि यार कंपनी को मारना नहीं चाहिए बल्कि कंपनी को तो बचाया जा सकता है। ये बात लिक्विडेटर को लगती है कि कंपनी को मारना नहीं चाहिए और उसकी नजर में तो कंपनी को बचाया जा सकता है। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, एक स्कीम बना के किसको सबमिट करेगा? एनसीएलटी को। तो स्टेप नंबर 1, कंपनी हो, मेंबर हो, क्रेडिटर हो या लिक्विडेटर हो, सबमिशन ऑफ स्कीम किसको कर सकते हैं? एनसीएलटी को। ओके, नोट नंबर 1 यहां पर रेफर करने के लिए कहा गया है, जिसे देखेंगे अभी बाद में देखेंगे सबसे लास्ट में। अब आइए, जब ये स्कीम सबमिट होगी, जब ये स्कीम ट्राइब्यूनल को सबमिट होगी तो साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे। अब जिनका मैंने कोड बनाया हुआ है, एक सबमिशन ऑफ एफिडेविट होगा किसको? ट्राइब्यूनल को, जिसमें क्या लिखा जाएगा? MAFI, एफिडेविट ट्राइब्यूनल को जाएगा। इस स्कीम के साथ में एक एफिडेविट ट्राइब्यूनल को जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा? एफिडेविट के साथ माफी कोड है भाई, कोड है M मने तो मेटीरियल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, A मने तो कंपनी की ऑडिटर्स रिपोर्ट, F मने तो कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, I मने तो अगर कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का स्टेटस क्या है। तो एक बार मेरे साथ दोबारा रिकॉल करो, फटाफट रिकॉल करोगे, रिकॉल करो फटाफट। आपने क्या सबमिट किया ट्राइब्यूनल को? आपने सबमिट किया स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट, साथ में एफिडेविट के साथ में माफी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब चलो जी, एप्लीकेशन आई है एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी एक ऑर्डर पास करेगा, जिस ऑर्डर के द्वारा एनसीएलटी एक मीटिंग बुलाएगा। अच्छा, किसकी मीटिंग बुलाएगा? मेंबर्स की या क्रेडिटर्स की? है सर एक बात बताओ ना, मेंबर्स की या क्रेडिटर की? देखो ना, डिपेंड करता है आपका झगड़ा किससे हुआ है। आपका झगड़ा हुआ है क्रेडिटर से,
प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर से फॉर एग्जांपल बैंक से, तो केवल बैंक की मीटिंग बुलाओगे। आपका झगड़ा हुआ है केवल मेंबर से, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, तो केवल उनकी मीटिंग बुलाओगे, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर से तो उनकी मीटिंग बुलाओगे। और अगर झगड़ा हुआ ही नहीं, अरेंजमेंट हुआ है, तो फिर मेंबर की या अमलगमेशन हुआ है तो मेंबर्स की मीटिंग अलग बुलाई जाएगी, क्रेडिटर्स की मीटिंग अलग बुलाई जाएगी, दोनों मीटिंग बुलाई जाएंगी। द आंसर इज यस, दोनों की मीटिंग अलग अलग होगी। एक ही मीटिंग में मेंबर या क्रेडिटर नहीं आएंगे, मेंबर की मीटिंग अलग होगी, क्रेडिटर की मीटिंग अलग होगी। गेटिंग इट? चले, तो फिर एनसीएलटी बाय द ऑर्डर क्या करेगा, मीटिंग बुलाएगा, किसकी, मेंबर्स की या क्रेडिटर्स की। अच्छा, अब नोटिस ऑफ दिस मीटिंग, इस मीटिंग का नोटिस भी डिस्पैच कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। ओके, पर्सन बताया जाएगा कि किस किस को ये नोटिस भेजा जाएगा। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल कंपनी के मेंबर रोज चेंज होते रहते हैं, कंपनी के मेंबर अगर रोज चेंज होते रहते हैं तो एज ऑफ अ पार्टिकुलर डेट बताई जाएगी कि इस दिन जो भी मेंबर है या फिर जो भी क्रेडिटर है, केवल उन्हें ही नोटिस ऑफ द मीटिंग जाएगा, केवल वही वोट डालने के लिए आ सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर मेंबर में अपीयर, अच्छा मेंबर की बात करूं तो वो खुद भी आ सकते हैं, वो प्रॉक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं, और उनका पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोटिंग हो सकता है। तो एक बार दोबारा रिकॉल करो, अभी तक क्या हुआ है, आपने एक स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट बनाई, वो किसको सबमिट कर दी, ट्राइब्यूनल को। इसके साथ में आपने क्या सबमिट किया, एफिडेविट। एफिडेविट के साथ में क्या किया, माफी। आपकी ये स्कीम सबमिट होने के बाद ट्राइब्यूनल ने क्या किया, मीटिंग बुला सकता है, किसकी, मेंबर्स या क्रेडिटर्स की। वो ये भी बता सकता है कि इस मीटिंग में आने के लिए मेंबर या क्रेडिटर कौन कौन से एलिजिबल हैं। वो ये भी बता सकता है कि नोटिस भेजा जाना चाहिए। वो ये भी कह सकता है कि कौन कौन मीटिंग अटेंड करने के लिए आ सकता है, एंड मीटिंग में कैसे अपीयर होगे। आपको खुद आना पड़ेगा, प्रॉक्सी के थ्रू या पोस्टल बैलेट के थ्रू। ठीक हो गई इतनी बात? बट एक बात यहां समझने वाली है, वो क्या, देखो जी, ट्राइब्यूनल जो है क्रेडिटर की मीटिंग को ऑफ कर सकता है। वो कह सकता है कि क्रेडिटर की मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है अगर कम से कम 90% और मोर इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर अगर एफिडेविट के द्वारा एग्री कर देते हैं कि भैया हमें मत बुलाओ, हमने स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट देख ली है और हमें इस स्कीम से कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो क्रेडिटर कहते हैं कि हमने ये स्कीम देख ली है, हमें इस स्कीम से कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यानी कि क्या इनको बुलाने से छुटकारा पाया जा सकता है? द आंसर इज यस, इनको बुलाने से छुटकारा पाया जा सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ये मीटिंग से एग्जम्पशन लॉ में किसके लिए लिखी है? क्रेडिटर्स के लिए। बट क्या यही एग्जम्पशन मेंबर्स के लिए भी है? द आंसर इज नो, मेंबर्स के लिए ऐसा कोई स्कोप नहीं है। और यही बात प्रिंसिपल बेंच ऑफ एनसीएलटी ने भी कही। आप जानते होंगे एनसीएलटी की डिफरेंट बेंचेस पूरे इंडिया में बैठती हैं, मोर देन 20 आज की डेट में बेंचेस हैं पूरे इंडिया में, जिसमें से दिल्ली की जो बेंच है उसे प्रिंसिपल बेंच यानी कि सबसे टॉप की बेंच कहा जाता है, जहां पर एनसीएलटी के चेयरपर्सन भी बैठते हैं, तो इसलिए उसे प्रिंसिपल बेंच कहा जाता है। तो अब ये प्रिंसिपल बेंच का ये जजमेंट था जिसने कहा गया कि भाई, अब जजमेंट का नाम आपने बिल्कुल भी याद करना नहीं है क्योंकि ये जो आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा ही है, आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा ही है, तो जजमेंट का नाम कहीं दिमाग में मत रखने लग जाना। बस इतना ध्यान रखना कि प्रिंसिपल बेंच का ये डिसीजन है कि अगर 100% ऑफ मेंबर भी अगर कंसेंट दे दें तो भी मीटिंग तो बुलानी ही बुलानी पड़ेगी। यानी कि मेंबर की मीटिंग से छुटकारा देने का कोई प्रावधान नहीं है, केवल क्रेडिटर की मीटिंग से छुटकारा देने का प्रावधान है। आई होप इट इज क्लियर। बढ़ सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। फिर अब ट्राइब्यूनल साहब आप क्या करेंगे, अब आप नोटिस को डिस्पैच करेंगे प्लस एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हाँ जी कंपनी की मीटिंग इस तरीके से बुलाई जा रही है। जब आप नोटिस डिस्पैच करेंगे ना सभी मेंबर्स को या क्रेडिटर्स को, तो फिर नोटिस टू बी डिस्पैच टू द मेंबर्स ऑब्लिक क्रेडिटर्स अलोंग विद, अब ये नोटिस के साथ में कुछ चीजें और जाएंगी। वो क्या? CDE, ABCDE, बस सिंपल सी बात है। C, कॉपी ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट जिसमें कंपनी की पूरी एसेट्स की वैल्यूएशन रिपोर्ट बताई जाएगी। डी मतलब पूरा स्कीम का डिस्क्लोजर दिया जाएगा कि स्कीम क्या है। और ई पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑन द क्रेडिटर्स, केएमपी, प्रमोटर्स, नॉन प्रमोटर्स एक्सेट्रा, मतलब इस स्कीम के कारण क्रेडिटर्स के, केएमपी के, प्रमोटर्स के, नॉन प्रमोटर्स के इंटरेस्ट किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। से फॉर एग्जांपल कंपनी का केएमपी मैनेजिंग डायरेक्टर, उसने डिसाइड किया है कि मैं 6 महीने तक सैलरी नहीं लूंगा। कंपनी के क्रेडिटर्स ने अपना इंटरेस्ट पिछले 2 साल का वेव करना डिसाइड किया है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कहा है कि हम 2 साल तक कंपनी से 1 रुपए का
अमाउंट भी सैलरी के रूप में विड्रॉ नहीं करेंगे। ये सब क्या है, ये उनके इंटरेस्ट पे, ये उनके हितों पे होने वाली वो चोट है जो कि स्कीम के कारण हो रही है, और बताया जाएगा कि हाँ जी वो ये चोट लेने को तैयार हैं। ये बात मेंबर्स और क्रेडिटर्स को बताई जाएगी कि हम आपको ही केवल नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि कंपनी के कर्ता धर्ता पहले चोट ले रहे हैं और फिर आपको दे रहे हैं। तब बताइए, तब अब इसलिए अप्रूवल दे दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को पहले जख्मी किया, अब मैं आपको थोड़े जख्म देने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम कंपनी को रिवाइव करने के लिए। तो प्लीज अपनी अप्रूवल दे दीजिए। अब जब हमें लगेगा ना चलिए इसने भी तो मार खाई है ना, चल ठीक है फिर दे देता हूं अप्रूवल, ये मेंटेलिटी है जो सामने आ जाएगी। चलिए फिर कहता है जी डिस्पैच ऑफ नोटिस होगा किसको, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोले तो सेबी को, आरबीआई को, इनकम टैक्स को, स्टॉक एक्सचेंज को, सीसीआई को, इन सबको डिस्पैच ऑफ नोटिस होगा किसको, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को। किस लिए? इनको कहा जाएगा भैया ये स्कीम हमारे पास अप्रूव होने के लिए आई है, क्या आप इस स्कीम के अंदर अपना कोई व्यू देना चाहते हैं? इन सब के पास व्यू देने के लिए कितने दिन है? 30 दिन। अगर ये 30 दिन के अंदर अंदर अपना व्यू दे देते हैं तो अच्छी बात है, परंतु अगर ये व्यू अगर 30 दिन के अंदर सबमिट नहीं कर पाते तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। बोलो ना हाँ। चले आगे, चले और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है अब आई क्लास मीटिंग हुई। क्लास मीटिंग मतलब सर ये तो आज पहली बार सुन रहे हैं, बोर्ड मीटिंग सुन लिया, एजीएम सुन लिया, ईजीएम सुन लिया, क्लास मीटिंग क्या? मैंने कहा क्या ये पॉसिबल है कि झगड़ा केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हो? हाँ, तो मीटिंग में किसको बुलाया जाएगा? केवल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो यानी कि केवल एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग है, दिस इज कॉल्ड क्लास मीटिंग। क्या ये पॉसिबल है कि झगड़ा केवल इक्विटी शेयर होल्डर से हो? हाँ, तो फिर केवल इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा। हाँ, दिस इज कॉल्ड क्लास मीटिंग। क्या ये पॉसिबल है कि झगड़ा केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर से हो? हाँ, केवल उनको बुलाया जाएगा। यस, दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड क्लास मीटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पार्टिकुलर क्लास को बुलाया जाता है, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो। अब क्लास मीटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यही है, पेपर के लिए ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट। इस क्लास मीटिंग के अंदर कोई भी स्कीम अप्रूव्ड कब मानी जाएगी? अगर मेंबर की मीटिंग है तो मेंबर्स की कंसेंट लेनी होगी, क्रेडिटर की मीटिंग है तो क्रेडिटर की कंसेंट लेनी होगी। कितने मेंबर, कितने क्रेडिटर? लॉ कहता है रुको रुको बताता हूं, हैंग ऑन। हाँ जी, मेजॉरिटी इन नंबर, यानी कि नंबर्स के टर्म्स में मेजॉरिटी प्लस क्योंकि वर्ड लिखा है एंड, यानी कि मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू। ओहो, यानी कि मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू की कंसेंट चाहिए। भाई किन में से कंसेंट ली जाएगी? केवल उनमें से जो कि मीटिंग के अंदर प्रेजेंट हुए हैं और जो वोट भी कर रहे हैं। भाई बड़ा खतरनाक पॉइंट है ये। हाँ जी, जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट है और वोट भी कर रहे हैं, या फिर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं थ्रू द पोस्टल बैलेट। हे माता जी, ये पॉइंट समझने में तेल निकल जाता है, तो इसलिए अब इसके ऊपर एक दो सवाल जब मैं डिस्कस करता हूं तभी समझ आएगा, अदरवाइज तो रट्टा हो जाएगा। देखो जी, एक दो सवाल इसके ऊपर देखते हैं। ये लो, देखो जी, बड़े ध्यान से देखना। कहता है डिसाइड वेदर द स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड और नॉट। ओके, केस नंबर 1, टोटल मेंबर है 1000। टोटल मेंबर कितने हैं? 1000। अटेंड की है मीटिंग 200 ने। जिन्होंने अटेंड किया उनके पास कितनी होल्डिंग है? 5 लाख की, जिन्होंने अटेंड की है। अच्छा, फेवर में कितने आए? 200 में से फेवर में कितने हैं? 70। जिन्होंने अटेंड की है, उन जो फेवर में आए हैं उनके पास होल्डिंग कितनी है? 4 लाख शेयर्स। अगेंस्ट में निल होल्डिंग ऑफ एजेंट, निल होल्डिंग ऑफ अगेंस्ट है, एजेंट नहीं, अगेंस्ट निल। एब्सेंट कितने रहे? 130। होल्डिंग ऑफ एब्सेंट कितनी है? 1 लाख। आपको क्या देखना है? मेजॉरिटी नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू, मगर किसमें से? जो मीटिंग में आए प्लस वोट किया जिन्होंने, वो कितने हैं? वो कितने हैं जो आए और वोट किया? जो आए एंड वोट किया वो कितने हैं? केवल 70। ओ, उनके पास कितनी होल्डिंग है? 4 लाख। ओ, और ये जो 130 है, नहीं, इन्होंने वोट नहीं किया तो इसलिए काउंट नहीं किए जाएंगे, केवल 70 काउंट किए जाएंगे और 4 लाख इनके पास वोट काउंट किए जाएंगे। अब 70 में से देखिए क्या फेवर में वोट कितने आए हैं? मेजॉरिटी आए हैं भाई, सारे के सारे फेवर में हैं, तो मेजॉरिटी नंबर हुआ। यस,
क्या इस 4 लाख में से मैं कहता हूं मुझे चाहिए 3/4 75% की कंसेंट चाहिए, तो 3 लाख की कंसेंट चाहिए। भाई कंसेंट तो आपके पास पूरे 4 लाख की आ गई है, तो दोनों यस है, ये स्कीम अप्रूव्ड हो गई। यस, ये गजब की बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लो जी, 1000 मेंबर आए हैं, कंपनी के 1000 मेंबर हैं। अच्छा, मीटिंग के अंदर 200 आए, इन 200 के पास 5 लाख शेयर थे, मुझे कोई लेना देना नहीं है इनसे। मुझे बताओ कितनों ने वोट डाला? 101 ने फेवर में वोट डाला है, जिनके पास 104 लाख वोट थे। अगेंस्ट में 99 ने वोट डाला, जिनके पास 1 लाख वोट थे। बस मुझे तो केवल इतना बता दो कि अटेंडेड एंड वोटेड कितने हैं। 101 प्लस 99 यानी कि 200। नंबर ऑफ शेयर इनके पास कितने हैं? 5 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, ये 4 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 5 लाख। लो जी, अब 200 में से क्या मेजॉरिटी फेवर में है? हाँ, 101 फेवर में है। अब 5 लाख में से 3/4 क्या फेवर में है? हाँ, 3/4 बनता है 3.75 लाख, ये तो 4 लाख फेवर में है। स्कीम अप्रूव्ड हो गई। द आंसर इज यस। समझ आया? स्कीम अप्रूव्ड हो गई, यस। अब तीसरा सवाल, 1 मिनट तुम्हारे को दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बताओ जी। तीसरा सवाल, मीटिंग अटेंड की, टोटल मेंबर है 500, मीटिंग में आए 200, जो मीटिंग में आए उनके पास वोट 5 लाख, मुझे कोई मतलब नहीं है। फेवर में कितने? 70, जो फेवर में है उनके पास वोट 4 लाख। अगेंस्ट में कितने? 30, जो अगेंस्ट में है उनके पास वोट 10,000। एब्सेंट में कितने? ये, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अब केवल इतना बता दो कि कितने ऐसे हैं जिन्होंने अटेंड प्लस वोट किया है। अटेंड प्लस वोट कितनों ने किया है? ये इतनों ने, मतलब 100 ने। अच्छा, इनके पास टोटल मिला के कितने शेयर हैं? ये रहे 4,10,000 शेयर्स। 4,10,000 रुपए के शेयर्स इनके पास हैं। अच्छा, इनमें से मेजॉरिटी नंबर्स निकाल दो मुझे। मेजॉरिटी नंबर्स चाहिए 50, क्या ये है? यस है। अच्छा, फिर अगला 3/4 इन वैल्यू चाहिए मुझे। क्या 3/4 इन वैल्यू है? द आंसर इज है, पूरे 4 लाख फेवर में आए हैं। लो जी, स्कीम हो गई अप्रूव्ड। द आंसर इज स्कीम हो गई अप्रूव। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? एक बार इस सवाल को अच्छे से पढ़ के देख के मुझे बता दीजिए, कोई भी दिक्कत यहां तक? बढ़ सकते हैं आगे। अरे बोलो ना हाँ। चले तो आगे बढ़ते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। वापस आइएगा, वापस आइएगा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये स्कीम अप्रूव्ड हो गई, यहां तक हम आ गए हैं। अब क्या होगा? देखो जी, मीटिंग के जो चेयरपर्सन साहब होंगे, ये पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर कैसे मीटिंग हुई, किस तरीके से कंडक्ट हुई, इसकी एक रिपोर्ट बनाकर एनसीएलटी को सबमिट करेंगे। अब सवाल उठा, सर इस मीटिंग के चेयरपर्सन कौन होंगे? हाँ, देखो मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा ये भी एनसीएलटी बता देता है। नॉर्मली क्या करता है एनसीएलटी, अपने यहाँ का जो एक सीनियर एडवोकेट है ना, उसे काम सौंप देता है कि हाँ जी रामलाल जी, आपने जाना है मीटिंग के अंदर और अपने सामने ही मीटिंग अटेंड करवाना, फिर ताकि मुझे रिपोर्ट सबमिट कर सको, ठीक है ना। तो वो जो रामलाल जी जो कि सीनियर एडवोकेट है ट्राइब्यूनल के, वही जाते हैं, इस मीटिंग को अपने सामने कंडक्ट करवा के रिपोर्ट बना के ट्राइब्यूनल को सबमिट करते हैं। अब एक एप्लीकेशन सबमिट होती है एनसीएलटी को कि बस कर यार, मुझे मत लो, बस करो, बहुत हो गया, अब इस स्कीम को अप्रूव कर दो। साथ में एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट लगता है कि उसने सब कुछ चेक कर लिया है और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार बनाई गई है।
ये सब चीजें आती हैं। दोबारा बोलो क्या क्या आता है। एप्लीकेशन एनसीएलटी को, चेयरपर्सन की रिपोर्ट के बाद एप्लीकेशन एनसीएलटी को जाती है, किस लिए कि प्रभु 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 हे प्रभु अब इस स्कीम को सैंक्शन कर दो। प्लस साथ में एक सर्टिफिकेट जाता है, किसके साथ, किससे जाता है सर्टिफिकेट, ऑडिटर की तरफ से, कि मैंने चेक कर लिया है जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन कर लिया गया है, जो रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन कर लिया गया है, मैंने चेक कर लिया है। अच्छा, अब एनसीएलटी क्या करेगा, एनसीएलटी एक डेट फिक्स करता है, किस लिए, हियरिंग की, जिस पर सारी पार्टियों को बुलाया जाएगा, उनकी हियरिंग होगी, प्लस एक ऑर्डर पास करेगा एनसीएलटी। कौन ऑर्डर पास करेगा, कौन पास करेगा, एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अपने ऑर्डर के साथ में ट्राइब्यूनल कुछ और चीजें भी प्रोवाइड कर सकता है, शेल प्रोवाइड ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। ओके, ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, देखो जी, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से झगड़ा है तो कह सकता है कि कन्वर्जन कर लो किसका, ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि अगर झगड़ा प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ है तो कह सकता है ट्राइब्यूनल की प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अब रही बात जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को झगड़ा है तो ऑब्वियसली आप उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहे होगे, इसी बात को लेकर झगड़ा होगा। तो फिर ये तो आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर पे कन्वर्ट कर दिया, बट व्हाट अबाउट देयर डिविडेंड। डिविडेंड के लिए ट्राइब्यूनल दो ऑप्शन दे सकता है कि या तो डिविडेंड को कैश में पे कर दिया जाए या डिविडेंड के पोर्शन को भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए। डिविडेंड को भी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू है उसको भी इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए या फिर डिविडेंड को कैश में पे कर दिया जाए। ओके, फिर आता है मेरे पास पी। पी माने तो प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर्स। भाई साहब, प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर, क्रेडिटर के हितों की रक्षा किस तरीके से होगी, एनसीएलटी वो भी अपने ऑर्डर के अंदर जरूर लिख के देगा कि किस तरीके से क्रेडिटर के हितों की रक्षा होगी। फिर आता है ई। ई बहुत इंपॉर्टेंट है। ई देखो जी, ऐसा है, मैंने कहा जी 3/4 इन वैल्यू की कंसेंट आई है प्लस मेजॉरिटी इन नंबर्स की कंसेंट आई है, यानी कि डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंसेंट नहीं दी है। अब वो मेंबर भी हो सकते हैं, वो क्रेडिटर्स, तो फिर वो क्रेडिटर भी हो सकते हैं। तो क्रेडिटर के हितों की रक्षा की बात तो कर ली, अब मेंबर के हितों की रक्षा की बात करनी पड़ेगी, तो इसलिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी उन लोगों को जो कि डिसेंट कर रहे हैं स्कीम से, टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। गेटिंग इट, समझ आई बात। तो यानी कि अपने ऑर्डर में एनसीएलटी जब ऑर्डर पास करेगा तो उसमें तीन चीजें जरूर मेंशन करेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेकर झगड़ा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कन्वर्जन इक्विटी में कैसे करना है, प्रेफरेंस के डिविडेंड का क्या करना है, क्या डिविडेंड कैश में देना है या डिविडेंड को भी इक्विटी में कन्वर्ट कर देना है। दूसरी बात, क्रेडिटर्स का प्रोटेक्शन, सभी के सभी क्रेडिटर्स का प्रोटेक्शन कैसे किया जाएगा। तीसरा, वो मेंबर जो कि स्कीम से कंसेंट नहीं रखते हैं उनको किस तरीके से एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, विदाई का मौका उन्हें किस तरीके से दिया जाएगा। लोग कहते हैं ना, बाबुल की दुआएं लेती जा या तुझको सुखी संसार मिले, बस वैसे ही डिसेंटिंग शेयर होल्डर को टाटा बाय बाय कहा जा रहा है बस एंड में कि अच्छा जा रहे हो, तुसी जाओ, एलो पैसे तुसी जाओ, बस और क्या। ठीक है, चले अब क्या करता है फिर एनसीएलटी, देखो जी उसने ऑर्डर पास किया जिसमें सैंक्शन कर दिया स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट को। ओके, अब यहां पे भी एक पेज फंसा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्कीम के अंदर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सके? हाँ, क्रेडिट जब ट्राइब्यूनल के पास केस आएगा ना तो ट्राइब्यूनल के पास भी कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं स्कीम के ऊपर। वो मेंबर्स भी कर सकते हैं और वो क्रेडिटर्स भी कर सकते हैं। अच्छा, कितने मेंबर्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं? वो सभी मेंबर जिनके पास 1/5 ऑफ द शेयर होल्डिंग है, जिनके पास 1/5 ऑफ द शेयर होल्डिंग है, और वो सभी क्रेडिटर जिनके पास 1/10 ऑफ द शेयर होल्डिंग है। 1/10 यानी कि ये लोग, ये एलिजिबिलिटी है। अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट पे तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एज अ मेंबर आप 1/5 के होल्डर होने चाहिए और एज अ क्रेडिटर आपके पास 1/10 इन वैल्यू ऑफ द डेट होना चाहिए, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। इतनी बात भी क्लियर हो गई। चले अब देखो जी, इनकी ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए एनसीएलटी ने स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट सैंक्शन कर दी। सैंक्शन करने के बाद अगर मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्शन रेज करने वाले हैं इन्होंने कहा चलो जो भी सैंक्शन हो गया ठीक है, मतलब अब हम कोई भी अपील फाइल नहीं कर रहे हैं,
तो इसका मतलब अब स्कीम ओके है, बस जी सब फाइनल हो गया। अब आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दिए जाएंगे, क्या क्या, कॉपी ऑफ स्कीम, लो जी स्कीम की कॉपी सबमिट कर दी जाएगी, एनसीएलटी का जो ऑर्डर है वो सबमिट कर दिया जाएगा, और साथ में एक फॉर्म है ई फॉर्म INC 28 वो सबमिट कर दिया जाएगा। परंतु मान लीजिए एनसीएलटी के ऑर्डर आने के बाद भी इन लोगों ने कहा, जिन्हें ऑब्जेक्शन थी, इन्होंने कहा ना अभी हमने हार नहीं मानी है, अभी ये जंग और आगे चलेगी, अब ये जंग और आगे चलेगी, तो अब ये जंग को और आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, अगर ये लोग जंग को और आगे ले जाना चाह रहे हैं तो अब ये एनसीएलटी को अपील फाइल करेंगे। किसको, एनसीएलटी को। अब एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा, एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर होगा वो पास होने के बाद अब आरओसी को फाइल होगा क्या, कॉपी ऑफ स्कीम प्लस कॉपी ऑफ एनसीएलटी ऑर्डर। अब एनसीएलटी नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि एनसीएलटी का ऑर्डर आ गया है, तो बस अब एनसीएलटी का ऑर्डर प्लस ई फॉर्म INC 28 ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए जाएंगे। किसको फाइल कर दिए जाएंगे, आरओसी को, और ये स्कीम बस अप्रूव्ड मान ली जाएगी। इतनी बात भी क्लियर हो गई। चले और आगे बढ़िएगा, और आगे बढ़िएगा, और आगे बढ़िएगा। हाँ जी, अगर आप गौर करो तो यहां पर सबसे पहले एक नोट लिखा था, जिसको मैंने कहा था अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये रहा नोट, रेफर नोट नंबर 1, CDR स्कीम। ये क्या होता है, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। इसको समझिएगा, ये स्कीम क्या होती है, CDR स्कीम होता क्या है। देखो ये एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि अगर बैंकों का, मेरे बैंकों का, मेरे पुत्रों का, मेरे सुपुत्रों का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि अगर मेरे बैंकों का डिफॉल्ट हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ड लिखे, अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर का डिफॉल्ट हुआ, तो हम एक स्कीम बना के दे रहे हैं जिसे CDR स्कीम कहते हैं, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत अगर डिफॉल्ट होने पर कंपनी के कम से कम 75% इन वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर कुछ एग्री करते हैं, तो जो भी वो एग्री करेंगे बस वही इफेक्टिव हो जाएगा। तो यानी कि 75% इन वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर कुछ भी एग्री करेंगे, तो जो भी चीज उन्होंने एग्री की है बस वही फाइनल हो जाएगा, और कंपनी उसी डिसीजन से लायबल होगी। इसे कहते हैं स्कीम ऑफ CDR। अभी तक तो यही चलता था, बट कंपनी एक 2013 ने कहा हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन एनसीएलटी क्या भुट्टे बनाने के लिए बैठा हुआ है। अब कोई भी CDR ऐसे अप्रूव नहीं होगा। अगर आप CDR अप्रूव करना चाहते हो तो कर लो, पहले 75% की कंसेंट ले आओ। कंसेंट ले आए, अब इस CDR को स्कीम के साथ में ही प्रपोज करना, स्कीम के रूप में ही प्रपोज करना। यानी कि आप, अभी तक तो ऐसा होता था कि जो 75% ऑफ क्रेडिटर ने कह दिया बस वही अप्रूव है, बट अब कानून कहता है कि ये CDR को 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट लाने के बाद में ट्राइब्यूनल के पास प्रेजेंट करना। इनफैक्ट इस CDR की पूरी स्कीम प्रेजेंट करना। अच्छा, स्कीम कैसे प्रेजेंट होगी, देखिएगा सबसे लास्ट पॉइंट, स्कीम ऑफ CDR कैसे प्रेजेंट होगी, देखिएगा। Where the scheme of CDR is proposed along with the scheme of compromise oblige arrangement, यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट है उसके अंदर CDR प्रपोज किया जा रहा है। क्या प्रपोज किया जा रहा है, CDR, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब क्या होगा, कहता है जी अगर मान लीजिए कोई CDR प्रपोज किया जा रहा है अलॉन्ग विद द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिग अरेंजमेंट, और इस CDR पर अप्रूवल मिल चुकी है, ओह माय गॉड, कितनों के द्वारा, कम से कम 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू के द्वारा। इस स्कीम ऑफ CDR पर अप्रूवल मिल चुकी है कम से कम 75% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन वैल्यू के द्वारा। तो फिर जब स्कीम ट्राइब्यूनल के पास सबमिट की जाएगी, तो ट्राइब्यूनल के पास स्कीम को सबमिट करते हुए कुछ और चीजें भी बताई जाएंगी। यानी कि स्कीम ऑफ CDR के अंदर कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी फाइल किए जाएंगे। किसको, ट्राइब्यूनल को, क्योंकि CDR आ रहा है तो कुछ और डॉक्यूमेंटेशन भी आ गया। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, सेफ गार्ड ऑफ VCR। अब ये कोड कैसे याद रहेगा, अरे वो जमाना नहीं था, आजकल तो नेटफ्लिक्स वगैरह के जमाने आ गए हैं। एक जमाना केबल टीवी का था, आपने देखा होगा। केबल टीवी से पहले जमाना और था, VCR आता था, वो बड़े से ब्लैक कलर की कैसेट आती थी, वो कैसेट डलती थी VCR के अंदर, डालती थी और फिर शुरू हो जाते थे, इन्हीं लोगों ने टिंग टिंग, इन्हीं लोग, बस वही जमाने की बात कर रहा हूं मैं। तो कहते हैं सेफ गार्ड ऑफ द VCR, मतलब
ये जो सीडीआर की स्कीम है जो सबमिट होनी है ट्राइब्यूनल के पास, इसमें क्या क्या दिया जाएगा? सेफगार्ड ऑफ अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात की जाएगी। देखो जी 75% की कंसेंट आई है, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 25% ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, उनके हितों की रक्षा कैसे हो रही है? और व्हाट अबाउट द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उनके हितों की रक्षा कैसे हो रही है? ये भी स्कीम ऑफ सीडीआर के साथ में ट्राइब्यूनल को दिया जाएगा। आप देख रहे हो, पहले तो इस कंपनी एक 2013 के सेक्शन से पहले जो भी स्कीम ये क्रेडिटर अप्रूव कर देते थे बस वही वैलिड हो जाती थी। अब ट्राइब्यूनल ने कहा ऐसा नहीं होगा, मेरे पास आना है तो इन बाकी क्रेडिटर के हितों की रक्षा कैसे कर रहे हो जरा ये भी बताना पड़ेगा। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। फिर वी मने तो वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? वैल्यूएशन रिपोर्ट। ओहो, वैल्यूएशन रिपोर्ट तो खैर ऊपर भी आई है, यहां लॉ मेकर ने रेपिटेशन कर दिया, थोड़ा जरूरत नहीं थी। आगे क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। ये क्या भाई? क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। बेस्ट एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस। किंगफिशर एयरलाइंस में जब विजय माल्या साहब लोन लेने के लिए पहुंचे तो फिर 4,500 करोड़ का लोन दिया गया, किसको? ब्रांड वैल्यू को गिरवी रख के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 4,500 करोड़ का लोन दे दिया। अब जब उन्होंने डिफॉल्ट किया तो स्कीम ऑफ सीडीआर बनाई गई। अब जब स्कीम ऑफ सीडीआर बनाई गई तो सीडीआर के अंदर क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट थी जिसमें कहा गया कि विजय माल्या साहब फंड अरेंज करेंगे 500 करोड़ का और उसके बेसिस पर बैंक्स फर्दर फंड देंगे 500 करोड़ रुपए का, ताकि कंपनी को, किंगफिशर एयरलाइंस को उसके पैरों पे खड़ा किया जा सके। ना बजा बांस ना बजी बांसुरी। कैसे? पहले पैसे किसने लाना था? किसने लाना था? विजय माल्या ने। वो पैसा ही नहीं ला पाया, बात खत्म। परंतु क्रेडिटर ने कितना लाना था? 500 करोड़ रुपए। कब लाना था? प्रमोटर के लाने के बाद। दिस इज कॉल्ड क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट कहते हैं। फिर रिपोर्ट आएगी एक ऑडिटर के द्वारा। अच्छा, जो ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट आएगी उसमें कंफर्म किया जाएगा कि जो भी इस स्कीम के अंदर फंड की रिक्वायरमेंट कही गई है और वही की वही रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी कंफर्म किए कि हम इतना फंड कंपनी में जरूर लाएंगे। से फॉर एग्जांपल स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट में लिखा है कि विजय माल्या 500 करोड़ लेके आएंगे और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कंफर्म किया कि 500 करोड़ हमारी तरफ से इंट्रोड्यूस जरूर किए जाएंगे। तो ऑडिटर सर्टिफिकेट देगा कि जो ये स्कीम में लिखा है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एस्टिमेट है वो दोनों अमाउंट बराबर है। गेटिंग इट? तो ये सब कुछ स्कीम ऑफ सीडीआर के साथ जाएगा। द आंसर इज यस। एक बार मैं चाहता हूं इस सेक्शन को फटाफट अपने मन में रिकॉल करते जाना, क्या रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं। बस फिर ये सेक्शन अगर कब्जे में आ गया तो बाकी सेक्शन तो ऐसे हैं प्लेन वनीला, फिसलेंगे एकदम, और वो अगली क्लास के अंदर ही सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। फिर एक बार दोबारा से इस सेक्शन को गो थ्रू करो, बड़े अच्छे से गो थ्रू करना। देखो जी, सबसे पहले क्या हुआ? स्टेप नंबर 1, आप लोगों ने एक स्कीम बनाई। मैंने से आप लोगों का मतलब कंपनी ने, मेंबर्स ने, क्रेडिटर्स ने, लिक्विडेटर ने। लिक्विडेटर का जब कंपनी वाइंडिंग अप के अंदर है तो फिर एक स्कीम बनाई जिसे क्या कहते हैं? स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट। ये स्कीम किसको सबमिट की गई? ट्राइब्यूनल को सबमिट की गई। इस स्कीम के साथ में एक एफिडेविट भी गया। एफिडेविट के अंदर क्या लिखा गया? माफी। एम, मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। ए, ऑडिटर्स रिपोर्ट। एफ मतलब लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन। आई मतलब अगर कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है तो वो। ठीक है जी। हालांकि अगर स्कीम ऑफ सीडीआर है तो फिर वो सीडीआर की स्कीम भी इस प्रपोज की जा सकती है। सीडीआर की इस स्कीम के कुछ अलग डॉक्यूमेंटेशन भी एनसीएलटी को प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अब आपने स्कीम सबमिट की है, किसको सबमिट की है? एनसीएलटी को। एनसीएलटी क्या करेगा? एनसीएलटी करेगा सबसे पहले ऑर्डर पास करेगा जिसमें एक मीटिंग बुलाएगा। किसकी? मेंबर्स की, क्रेडिटर्स की। एनसीएलटी ये भी बताएगा कि इस मीटिंग के अंदर आने का अधिकार किसको है। ये भी बताएगा कि कैसे आ सकते हो, पर्सन में, प्रॉक्सी में, पोस्टल बैलेट के थ्रू। ये सब भी कौन बताएगा? एनसीएलटी। ये सब कुछ एनसीएलटी बताएगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, क्रेडिटर की मीटिंग से छुटकारा मिल सकता है अगर 90% इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर अगर एग्री कर देते हैं कि हमें मीटिंग बुलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, हमें मीटिंग वैसे ही हमें ये प्रपोजल वैसे ही स्वीकार है। परंतु ये एग्जम्पशन केवल क्रेडिटर की मीटिंग से है, मेंबर की मीटिंग से ऐसी कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो यानी कि मेंबर की मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी, चाहे 100% अपनी कंसेंट दे दें।
उसके बाद नोटिस डिस्पैच किए जाएंगे एनसीएलटी के द्वारा सबको, सभी के सभी मेंबर्स को या क्रेडिटर्स को, और नोटिस के साथ में एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी होगी। जब ये नोटिस डिस्पैच किए जाएंगे तो नोटिस के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? CDE, सी बने तो कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट, डी बने तो डिस्क्लोजर ऑफ द स्कीम ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट, एंड ई मतलब तो इफेक्ट ऑन द क्रेडिटर्स ऑब्लिक KMP ऑब्लिक प्रमोटर ऑब्लिक नॉन प्रमोटर्स। इन सब के ऊपर स्कीम का क्या प्रभाव होने वाला है वो सारा प्रभाव दिखाया जाएगा। चाहे प्रमोटर अपनी 2 साल की सैलरी छोड़ रहा हो, चाहे क्रेडिटर अपना इंटरेस्ट छोड़ रहे हो, वो सारा का सारा प्रभाव भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब ये नोटिस जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को भी दिया जाएगा। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी लाइक स्टॉक एक्सचेंज, लाइक सेबी, लाइक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सबको दिया जाएगा ताकि आप कोई रिप्रेजेंटेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आप कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो प्लीज दे दीजिए। इन सबके पास रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कितना टाइम होगा? द आंसर इज 30 दिन। अगर 30 दिन के अंदर अंदर इनसे रिप्रेजेंटेशन नहीं आया तो ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड मतलब दे हैव देयर ओन कंसेंट फॉर दिस। उसके बाद मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग किसकी? मेंबर्स की भी बुलाई जा सकती है, क्रेडिटर की भी। अगर झगड़ा केवल मेंबर से हुआ है तो मेंबर की मीटिंग, अगर झगड़ा केवल क्रेडिटर से हुआ है तो क्रेडिटर की मीटिंग, और अगर दोनों से हुआ है तो मेंबर की मीटिंग भी क्रेडिटर की मीटिंग, और अरेंजमेंट हुआ है तो मेंबर और क्रेडिटर दोनों की मीटिंग। दिस मीटिंग इज कॉल्ड एज अ क्लास मीटिंग। मतलब जो भी ये मीटिंग बुलाई जा रही है इसे क्लास मीटिंग के नाम से संबोधित किया गया है। इस क्लास मीटिंग के अंदर कंसेंट लेनी पड़ेगी मेजॉरिटी इन नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू से। किनमें से मेजॉरिटी? जो मीटिंग के अंदर आए हैं प्लस जिन्होंने वोट किए हैं उनमें से मेजॉरिटी प्लस 3/4 इन वैल्यू की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ठीक हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। चाहे ये कंसेंट आप जो वोटिंग करने आए हैं वहां से ले लो, या फिर जो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट्स डले हैं उनसे भी ले सकते हो। ठीक है। अब जो इस मीटिंग के एक चेयरपर्सन साहब होंगे जिनको अपॉइंट भी एनसीएलटी करेगा। ये चेयरपर्सन इस मीटिंग के बारे में पूरी रिपोर्ट बनाकर एनसीएलटी को सबमिट कर देंगे। अब एनसीएलटी के पास आपने एक और एप्लीकेशन सबमिट करनी है जिसे सेकंड एप्लीकेशन भी कहते हैं। अब ये एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास सबमिट हुई जिसमें कहा जाएगा ट्राइब्यूनल अब तो स्कीम को अप्रूव कर दो, और साथ में एक ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी जाएगा जिसमें वो कहेगा कि कंपनी की लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बनाई गई है। अब एनसीएलटी डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करेगा प्लस ऑर्डर पास करेगा। जब एनसीएलटी अपना ऑर्डर पास करेगा तो उस ऑर्डर में दिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लेकर झगड़ा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। उनके डिविडेंड को लेकर जो प्रॉब्लम है उस डिविडेंड को या तो कैश में पे कर दो या फिर डिविडेंड को भी इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर्स की बात की जाएगी और एग्जिट ऑफर टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स की बात की जाएगी। अब एनसीएलटी इन सब बातों को रखते हुए अपना एक ऑर्डर पास करेगा और स्कीम को सैंक्शन कर देगा। अब 2 ऑप्शन है, या तो ऑब्जेक्शन रेज करने वाले ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं एनसीएलटी ऑर्डर के खिलाफ या नहीं रेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो तो उसकी एक एलिजिबिलिटी है। अगर मेंबर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 1/5 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर होना चाहिए, और क्रेडिटर अगर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। फिलहाल अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुई है तो ये स्कीम किसके पास चली जाएगी? अब आरओसी के पास। क्या क्या? कॉपी ऑफ स्कीम भेज दोगे प्लस ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी भेज दोगे प्लस फॉर्म नंबर INC 28 भेज दोगे किसके पास? एनसीएलटी के पास। बस चीज स्कीम अप्रूव्ड हो गई, खत्म हो गई। परंतु अगर मान लीजिए ऑब्जेक्शन रेज की गई एनसीएलटी के ऑर्डर के खिलाफ तो कहां जाओगे? एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी का ऑर्डर आया और स्कीम अप्रूव्ड हो गई। अब आरओसी के पास क्या क्या फाइल होगा? एनसीएलटी का ऑर्डर प्लस स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑब्लिक अरेंजमेंट प्लस फॉर्म नंबर INC 28। ठीक होगी इतनी बात? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है इस पॉइंट के ऊपर, ध्यान रखना इस पॉइंट के ऊपर। और जैसे अभी 3 क्वेश्चन करवाए ना, बस उन्हीं में से कोई एक बन सकता है, ध्यान रखना। वैसा ही क्वेश्चन बन सकता है, वही सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तीनों के तीनों। आगे मैंने कहा जी जब मान लीजिए सीडीआर की स्कीम आप प्रपोज कर रहे हो तो सीडीआर की जब स्कीम प्रपोज होगी तो उसके साथ में पहले तो 75% एंड वैल्यू ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर की कंसेंट लेना इज कॉल्ड एज सीडीआर। तो सीडीआर की स्कीम अप्रूव होने के बाद उस स्कीम के साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आप भेजोगे स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के रूप में। क्या क्या? कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट भेजोगे आप। दूसरी बात, क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट दोगे। तीसरा, सेफगार्ड कैसे किया जाएगा अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर को जिन्होंने कंसेंट नहीं दिया, या फिर अब सभी के सभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को ये भी बताओगे। प्लस लास्ट में ऑडिटर की एक रिपोर्ट आएगी जिसमें वो बताएगा कि जो फंड रिक्वायरमेंट कंपनी कह रही है, जो क्रेडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में भी लिखा है कि कंपनी इतना लाएगी, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने एस्टिमेट दिए हैं ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ये ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट भी आएगा, रिपोर्ट भी आएगी ऑडिटर की कि हाँ जी ये दोनों अमाउंट बिल्कुल बराबर हैं। जो आपका सेकंड असाइनमेंट है ना वहां पे आ जाइएगा। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट पे 2 असाइनमेंट हैं, एक के अंदर केवल आपके चार्ट्स हैं और दूसरे के अंदर मेन टेक्स्ट है। तो जो टेक्स्ट वाला असाइनमेंट है ना उसके ऊपर आ जाइएगा जहां पर सेक्शन 231 लिखा हुआ है।
ये चार्ट्स वाले में नहीं है। सेक्शन 231 जो मेन टेक्स्ट वाला सेक्शन है, जो आपका असाइनमेंट है, उसके अंदर आ जाइएगा। सेक्शन 231, लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन 231। क्या कहता है जी 231? कहता है जी राह में आने वाली मुश्किलों को हटाएगा कौन? ट्राइब्यूनल। ओके। सेक्शन 230 कहता है कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो है वो अप्रूव किया जाएगा किसके द्वारा? ट्राइब्यूनल के द्वारा। तो फिर सेक्शन 231 कहता है कि जब ट्राइब्यूनल इसे अप्रूव कर देता है, से फॉर एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस का जब अप्रूव किया गया, रिस्ट्रक्चरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव किया गया, तो उसमें कहा गया था कि विजय माल्या साहब 500 करोड़ रुपए लेके आएंगे, जिसके बेसिस पर बैंक भी उन्हें फर्दर लेंड करेंगे। अब हुआ क्या? विजय माल्या साहब नहीं लाए। विजय माल्या साहब नहीं लाए तो अब स्कीम का क्या किया जाए? तो ऐसा हो सकता है कि ट्राइब्यूनल उन्हें 6-8 महीने और दे दे, एक्स्ट्रा दे दे, क्योंकि उन्होंने ट्राइब्यूनल से 6 महीने और मांगे थे। तो क्या उन्हें एक्स्ट्रा 6 महीने दिए जा सकते हैं? द आंसर इज यस। यानी कि अगर स्कीम की राह में कोई भी रोड़े आ रहे हैं, कोई भी पत्थर आ रहे हैं, तो वो पत्थर हटाने का काम कौन करेगा? ट्राइब्यूनल, जिसने स्कीम को सैंक्शन किया है। तो यही लिखा है सेक्शन 231 के अंदर। क्या कहता है? पढ़ लीजिएगा। कहता है जी अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है 230 में कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का, तो उसके पास ये पावर है कि वो देख सके कि स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट सही चल रही है कि नहीं, और अगर कहीं पर स्कीम अटक रही है तो वो स्कीम को मॉडिफाई भी कर सकता है। परंतु अगर कभी भी ट्राइब्यूनल को लगता है कि भाई इसका हो ही नहीं सकता कुछ, से फॉर एग्जांपल अगेन किंगफिशर, 6 महीने ट्राइब्यूनल ने दिए थे विजय माल्या को पैसे लाने के लिए, परंतु 6 महीने बीतने के बाद भी विजय माल्या पैसे नहीं ला पाया। अब अगर विजय माल्या पैसे नहीं ला पाया तो ट्राइब्यूनल कब तक इंतजार करेगा? कब तक इंतजार करेगा ट्राइब्यूनल? सोच के देखो ना। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने कहा कि अगर ट्राइब्यूनल को कभी भी लगता है कि भाई साहब ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो मैंने अप्रूव किया है ये कुछ नालायकों के कारण सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, यानी कि उसे इंप्लीमेंट सक्सेसफुली किया ही नहीं जा सकता, तो फिर अब क्या करेगा ट्राइब्यूनल? कहेगा यही सही रहेगा कि कंपनी का बाइंडिंग अप कर दिया जाए। तो 231 में या तो ट्राइब्यूनल राह में आने वाली दिक्कतों को दूर करेगा या फिर सीधा वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी को ही ऑर्डर कर देगा। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये था मेरा 231। 231 के बाद मेरा अगला सेक्शन आता है 232, जो कि है अमलगमेशन। क्या है? अमलगमेशन। अब देखो जी, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना 232 का। जब मैंने कहा अमलगमेशन, तो क्या ये कह सकता हूं कि ये अरेंजमेंट ही है? हाँ। अब अगर ये अरेंजमेंट है तो क्या इसके ऊपर 230 लगना चाहिए? हाँ, 230 लगना चाहिए। तो फिर सवाल उठा कि सर हम 232 क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ, ये ध्यान से समझना। मैं कह सकता हूं कि जब भी अमलगमेशन होगा, मैं कह सकता हूं जब भी अमलगमेशन होगा, जब भी मर्जर होगा, जब भी डीमर्जर होगा, अमलगमेशन मर्जर, ध्यान रखना अकाउंट्स के अंदर बेशक अमलगमेशन और मर्जर दोनों का अलग अलग मतलब है, परंतु लॉ के अंदर अमलगमेशन और मर्जर में कोई डिफरेंस नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा एक जमाने में हुआ करता था 2013 से पहले, पर आज की डेट में अमलगमेशन और मर्जर दोनों एक ही टर्म यूज की गई है, एक ही टर्म है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर अमलगमेशन हुआ या फिर मर्जर हुआ या फिर डीमर्जर हुआ, तो तीनों में क्या सेक्शन 230 लगेगा? हाँ, 230 तो लगना ही लगना है, क्योंकि संपूर्ण कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट के लिए 230 ही है। परंतु अब अगर मैं कहता हूं इन तीनों की अगर मैं बात करूं तो 230 तो लगेगा ही लगेगा, मगर इन तीनों के लिए स्पेसिफिकली एक सेक्शन 232 भी है। स्पेसिफिकली का मतलब ये केवल अमालगमेशन, मर्जर और डीमर्जर की बात करता है सेक्शन 232। ठीक है, तो अब सवाल उठा सर पेपर में अगर अमालगमेशन आ जाए, मर्जर आ जाए, डीमर्जर आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो जी, वैसे तो आपको 232 प्लस 230 दोनों लिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि 232 और 230 दोनों ही रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं। 230 एक जनरल प्रोविजन है जो लगता ही लगता है, और 232 में कुछ और स्पेसिफिक प्रोविजन लिखे हैं जो कि लगने होते हैं। तो यानी कि 230 प्लस 232 दोनों बना के आपको लिखने पड़ेंगे। बट दिक्कत ये आई कि मेरे एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएगा ये 16 या 20 नंबर का तो आएगा नहीं कि मैं लिखता रहा हूं, पेन को रुकने मत दूं, बस चल मेरे साथी कहता रहूं। नहीं, ऐसा तो है नहीं। मुझे मुश्किल से 4, 5, 6 नंबर का सवाल आना है। तो फिर अब इसको देखते हुए अच्छा ये रहेगा कि आप स्पेसिफिक सेक्शन 232
232 कोट करके आओ अमलगमेशन में, मर्जर में, डीमर्जर में। मैं दोबारा कह रहा हूं 230 इन तीनों में लगता है, परंतु लेंथ मैनेज करने के कारण मैं केवल 232, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा सेक्शन है 232, तो फिर और 232 में अमलगमेशन वगैरह से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक प्रावधान और दिए गए हैं, तो इसलिए 232 लिख के आना। अपने आप में काफी बड़ा सेक्शन है, तो बस लेंथ जितनी भी 232 के लिए चाहिए आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले चार्ट वाले पेज पे आ जाइएगा आप, सबसे पहले चार्ट वाले पेज पे आ जाइएगा। ये रहा मेरा चार्ट वाला पेज, और ये चार्ट वाले पेज पे देखिएगा अमलगमेशन ऑब्लिक मर्जर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल। ओके, हाँ, अब ये क्या कहता है? कहता है जी सबसे पहली शुरुआत में देखिए क्या लिखा है। कहता है जी ट्राइब्यूनल को आपने स्कीम सबमिट की है, किसकी? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की। ओके, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट हुई है किसको? ट्राइब्यूनल को। कहां पर? 230 में। 230 मतलब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। और ट्राइब्यूनल को यह बताया गया, क्या बताया गया कि सर जी जो हम ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट प्रपोज कर रहे हैं ना, इस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के अंदर हम लोग आपके सामने अमलगमेशन या मर्जर का प्रपोजल लाए हैं। क्या लाए हैं? अमलगमेशन या मर्जर का प्रपोजल लाए हैं। एंड इस प्रपोजल के अंदर या तो सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी या पार्ट ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी एक कंपनी की दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर होने वाली है। यानी कि ट्रांसफर होने वाला है या तो ऑल या पार्ट ऑफ द लायबिलिटी ऑफ वन कंपनी टू द अदर कंपनी। ओ माय गॉड, अच्छा, तो यानी कि 230 की स्कीम में जब जब ट्राइब्यूनल को यह बताया गया कि सर जी हम जो आपके सामने स्कीम लाए हैं, इस स्कीम के अंदर अमलगमेशन प्रपोज है या मर्जर प्रपोज है, एंड इसके अंदर एक कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो रही हैं। अच्छा, ट्राइब्यूनल कहेगा ओहो अच्छा, लगाओ 230, लगाओ 230, 230 तो लगेगा ही लगेगा। साथ में ट्राइब्यूनल क्या कहेगा? रुको, कुछ और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हैं जो मुझे देनी है, कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी हैं जो मुझे देनी है, कुछ और स्पेसिफिक ऑर्डर भी हैं जो मुझे देने हैं। यानी कि 230 तो लगेगा ही लगेगा, पूरा 230 का प्रोसीजर तो लगा ही लगा। इसके अलावा ट्राइब्यूनल कुछ और ऑर्डर भी इशू कर सकता है। कौन कौन से? पहला, वो कह सकता है कि डिसोल्यूशन कर दिया जाए ट्रांसफरर कंपनी का विदाउट फॉलोइंग द वाइंडिंग अप प्रोसीजर। भारत में वाइंडिंग अप का प्रोसीजर फॉलो करना सबसे बड़े पेन में से एक है। भाई साहब, वाइंडिंग अप के अंदर एक लिक्विडेटर आता है, कंपनी की एसेट्स को बेचा जाता है, कंपनी की लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाता है, पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट बनाने के पास ट्राइब्यूनल के पास पेश किया जाता है। ये सारे रंगारंग कार्यक्रम में 3 से 4 साल मिनिमम लगते हैं भारत के अंदर। ओह माय गॉड, 2013 एक्ट से पहले तो ये 11 या 12 साल लगते थे, शुक्र है 3 या 4 साल तक लाए। यूएस में ये काम 1 से 2 साल में हो जाता है। बट अब एक दिक्कत है, वो क्या? से फॉर एग्जांपल सत्यम को टेक ओवर करके कौन गया? टेक महिंद्रा। अब जब सत्यम को टेक महिंद्रा कर गया तो सत्यम की सारी एसेट्स और लायबिलिटी को कौन ले गया? टेक महिंद्रा। ठीक है ना? भूषण स्टील को कौन लेके गया? टाटा स्टील। तो भूषण स्टील की सारी एसेट और लायबिलिटी को कौन ले गया? टाटा स्टील। तो अब सवाल उठा, चाहे सत्यम हो या भूषण स्टील हो, इन दोनों को टेक ओवर कर लिया गया किसी और कंपनी के द्वारा, तो फिर इनका स्टेटस क्या होगा? सत्यम का स्टेटस क्या होगा या भूषण स्टील का स्टेटस क्या होगा? तो इनके लिए ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है कि इनको खत्म कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा। क्या? वाइंडिंग अप के बिना? हाँ, वाइंडिंग अप प्रोसीजर फॉलो किए बिना ही, क्योंकि इनकी सारी की सारी एसेट्स या लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही हैं किसी दूसरी कंपनी को, इसलिए इनका डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा विदाउट इवन फॉलोइंग द वाइंडिंग अप प्रोसीजर। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है अप्रूवल किया जा सकता है किसका? स्कीम ऑफ अमलगमेशन और मर्जर वेयर द ऑर्डर में बी इश्यूड फॉर। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। कहता है जी अप्रूवल किया जा सकता है अमलगमेशन और मर्जर का, यानी कि ट्राइब्यूनल जो है अमलगमेशन या फिर मर्जर का अप्रूवल करेगा, और जहां पर वो ऑर्डर पास कर सकता है, कौन? ट्राइब्यूनल। अमलगमेशन और मर्जर का जब वो ऑर्डर पास करेगा तो वहां पर वो ऑर्डर इशू कर सकता है ट्राइब्यूनल किस चीज से रिलेटेड? देखिएगा कौन कौन से ऑर्डर। अब ये स्पेसिफिक ऑर्डर है 232 से रिलेटेड, 232 से रिलेटेड ये स्पेसिफिक ऑर्डर हैं। गेटिंग इट? बोलो ना हाँ जी। 232 में कौन कौन से ऑर्डर पास किए जा सकते हैं? कि कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो ट्रांसफरर कंपनी के खिलाफ चलनी चाहिए थी, अब वो ट्रांसफरी कंपनी के खिलाफ चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल भूषण स्टील को टाटा स्टील ले गया, तो भूषण स्टील के खिलाफ जितने केसेस थे अब वो किसके खिलाफ चलेंगे? टाटा स्टील के खिलाफ चलेंगे। अच्छा,
परचेज कंसिडरेशन कितना होगा? परचेज कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल टाटा स्टील ने भूषण स्टील को कितने हजार करोड़ में लिया? द आंसर इज 27,000 करोड़ में लिया है, तो ये परचेज कंसिडरेशन है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी, क्या मैं कह सकता हूं भूषण स्टील की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो चुकी हैं? किसको? ट्रांसफरी कंपनी को। द आंसर इज यस। आगे अब देखो जी, ऐसा है तुम मेरी क्लास के अंदर बैठे हो, आप ऑनलाइन बैठे हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं मान लीजिए तुम में से किसी का नाम लेता हूं, मैंने कहा अरविंद, समझ आया? अरविंद, क्या मैं कह सकता हूं दिल में बड़ी खुशी मिलेगी कि पोपली बड़ी दूर बैठा है, कोसों दूर बैठा है, मगर फिर भी मेरा नाम ले रहा है। हाँ, एक दिल को सुकून सा मिलेगा कि लग रहा है मैं पोपली मुझे जानता है ना। तो ऐसा ही जब स्कीम बनाई जाएगी, जब ऑर्डर पास किया जाएगा ना, तो यही दिली सांत्वना देने के लिए नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स का नाम अलग से पुकारा जाएगा। नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को कैसे कंपनसेशन दी जाएगी, क्या कंपनसेशन दी जाएगी, इसके बारे में स्पेसिफिकली लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनको कंपनसेशन देते हुए आपको फेमा के नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन टू द एनआरआई शेयर होल्डर्स, ताकि उनके दिल खुश हो जाए कि वाह वाह, हमें अलग से नाम देके पुकारा गया, पता है डार्लिंग, पता है हमें अलग से नाम लिया गया हमारा, बस यही खुशी देने के लिए। आगे अब सवाल उठा, सारे के सारे शेयर होल्डर तो कंसेंट में नहीं होंगे, हमने करा था मेजॉरिटी इन नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू, तो यानी कि कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कंसेंट नहीं दी, दे आर कॉल्ड एज डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो फिर डिसेंटिंग शेयर होल्डर को गाना गाया जाएगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, समझे? तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर को अलविदा कहा जाएगा, अलविदा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी डिसेंटिंग शेयर होल्डर को। एक तो तुम हाँ नहीं बोल रहे, बोलो ना हाँ। आगे फिर जो ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी के एम्प्लॉय हैं, क्या वो ट्रांसफरी के एम्प्लॉय बन जाएंगे? यस। से फॉर एग्जांपल जितने एयर इंडिया के एम्प्लॉय थे वो सारे अब किसके एम्प्लॉय बन गए हैं? टाटा एयरलाइंस के बन गए हैं कि नहीं? यस, द आंसर इज यस। आगे रिवर्स मर्जर, ओह माय गॉड, ये क्या है रिवर्स मर्जर? देखो जी, रिवर्स मर्जर का मतलब होता है कि जब कोई लिस्टेड कंपनी को कोई अनलिस्टेड कंपनी टेक ओवर कर ले, है जी। हाँ, जब कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी लिस्टेड कंपनी को टेक ओवर कर ले, कोई एग्जांपल, यस, मॉन्डलीज का नाम आपने सुना होगा, शायद यूएसए की कंपनी है, इसने हमारे देश की एक कंपनी कैडबरी इंडिया, कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली, उसको टेक ओवर कर लिया था। मॉन्डलीज जो कि होल्डिंग कंपनी थी मॉन्डली कैडबरी की, उसने कैडबरी इंडिया जो कि लिस्टेड कंपनी थी इंडिया में, उसे टेक ओवर कर लिया था। तो फिर एक अनलिस्टेड कंपनी है मॉन्डलीज जिसने एक लिस्टेड कंपनी कैडबरी इंडिया को टेक ओवर कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स मर्जर। तो एक बार रिकॉल कीजिएगा कॉन्सेप्ट को, एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 232 कैसे शुरू होता है? कहता है जी एप्लीकेशन फाइल हुई ट्राइब्यूनल को 230 के अंदर, और ट्राइब्यूनल को बताया गया, क्या बताया गया कि जी जो हम स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अमेंडमेंट लाए हैं उसके अंदर हम अमेलगमेशन या मर्जर प्रपोज कर रहे हैं, एंड सारी की सारी एसेट्स या पार्ट ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ एक कंपनी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो रही हैं। ओके, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा? 230 का प्रोसीजर फॉलो करने को कहेगा और साथ में कुछ ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर पास करेगा 232 के अंदर। वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला ऑर्डर क्या कहेगा? ट्रांसफरर कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए विदाउट वाइंडिंग अप प्रोसीजर, और दूसरा स्कीम ऑफ अमलगमेशन या फिर मर्जर को अप्रूव कर दिया जाए विद द फॉलोइंग ऑर्डर्स। कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकता है ट्राइब्यूनल? पहला, लीगल प्रोसीडिंग जो ट्रांसफरर कंपनी के खिलाफ चलती थी अब ट्रांसफरी कंपनी के खिलाफ चलेगी। ट्रांसफरी कंपनी क्या परचेज कंसिडरेशन पे करेगा? पेमेंट टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो एनआरआई शेयर होल्डर है उनको पेमेंट किस तरीके से मिलेगी? सारी की सारी एसेट्स जो है ट्रांसफरर कंपनी की अब ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगी। सारे के सारे एम्प्लॉइज जो ट्रांसफरर कंपनी के हैं अब वो एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे, एंड रिवर्स मर्जर भी ऑर्डर किया जा सकता है। चलिए रिवर्स मर्जर के केस पे ही थोड़ा सा और लाइन पे आते हैं। रिवर्स मर्जर देखिएगा कब कहलाता है रिवर्स मर्जर? जब ट्रांसफरर कंपनी कौन है? लिस्टेड कंपनी है, एंड ट्रांसफरी कंपनी कौन है? अनलिस्टेड कंपनी है, तो फिर इसे रिवर्स मर्जर कहते हैं। अच्छा, जब ट्रांसफरी कंपनी जो कि अनलिस्टेड कंपनी है मॉन्डलीज, उसने कैडबरी को टेक ओवर किया, तो जो रिजल्ट में कंपनी बनी वो क्या लिस्टेड होगी अनलिस्टेड होगी? द आंसर इज वो अनलिस्टेड कंपनी रह सकती है। हाँ, अगर लिस्टेड बनना चाहो तो बन सकते हो। डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ेगी। जो भी अब आउट होना चाहते हैं उनको पैसे दो और पेमेंट करके बाहर करो। फॉर एग्जांपल आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस टाइम कैडबरी इंडिया
के शेयर होल्डर, लगभग 8,000 के करीब शेयर होल्डर थे, उन्हें कहा गया कि भैया आप अपने अपने शेयर हमें दे दो और चले जाओ, क्योंकि हम तो अब कंपनी को अनलिस्ट करना चाहते हैं। तो पब्लिक में 8,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने कहा ठीक है जी हमारे शेयर का पैसा दो। 240 रुपए का पर शेयर था, 240 रुपए उस टाइम शेयर प्राइस था कैडबरी इंडिया का। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि कितना कंपनसेशन मिला हर एक शेयर होल्डर को। 2400 रुपए पर शेयर। वो शेयर देने को ही तैयार नहीं थे, तो मॉन्डलीज ने 2400 पर शेयर का कंपनसेशन एग्रीड किया, जो पे करके इनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर को अलविदा कहा गया। ठीक है ना, रिवर्स मर्जर करना था क्योंकि उन्हें। ओके आगे कहता है, लॉ कहता है कि 230 के अंदर कोई भी स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट अप्रूव्ड नहीं की जाएगी ट्राइब्यूनल के द्वारा जब तक कि सर्टिफिकेट ऑडिटर से ना ऑब्टेन कर लिया जाए। किस चीज का? कि मैंने चेक कर लिया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का संपूर्ण रूप से पालन किया गया है। स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ट्राइब्यूनल के द्वारा अप्रूव जब की जाएगी तो अप्रूव करने से पहले ऑडिटर से सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि मैंने चेक कर लिया है एंड मैं कह सकता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूर्ण रूप से पालन किया गया है। उसके बाद कॉपी ऑफ द ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है ना वो सबमिट किया जाएगा आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर, जो हमने वहां पे 230 में भी सबसे लास्ट में किया था कि एनसीएलटी का ऑर्डर आरओसी को सबमिट करोगे। ठीक है ना, तो ये वही बात है और कुछ नहीं। अच्छा, अब कहता है कि अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करता है मर्जिंग कंपनीज के लिए, अच्छा यानी कि ट्राइब्यूनल अगर इस सेक्शन में ऑर्डर पास करता है, ओके, तो फिर मीटिंग से पहले 232 के अंदर जब मीटिंग होगी, जब कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की जो मीटिंग होगी ना, उस मीटिंग से पहले एक नोटिस दिया जाएगा मीटिंग का। उस नोटिस के साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट भी भेजे जाएंगे। याद करो, याद करो, 230 के अंदर हमने कहा था कि नोटिस के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे। कौन कौन से भेजे जाएंगे? कुछ याद आ रहा है? CDE, कुछ CDE था, कॉपी ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट। E, इफेक्ट ऑन द शेयर होल्डर्स, इफेक्ट ऑन द प्रमोटर्स। ये D, डिसेंटिंग शेयर होल्डर का क्या होगा उनके बारे में, ये सब था। हाँ, अब कहता है नोटिस में, क्योंकि अमलगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है, तो नोटिस के साथ में जो 230 के डॉक्यूमेंट थे वो तो जाएंगे जाएंगे, उसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट 232 के अंदर हैं वो भी जाएंगे नोटिस के साथ में। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं चलेगा। पहला कहता है जी ड्राफ्ट स्कीम, ये तो सर 230 के अंदर भी था। हाँ, अब लॉ मेकर को कौन समझाए, भला है बुरा है जैसा भी है हमारा लॉ मेकर हमारा है। चलिए, तो कहता है ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड टर्म्स ऑफ द स्कीम, यानी कि प्रपोज्ड स्कीम का ड्राफ्ट सारे मेंबर्स को भेजा जाएगा। ओके, कंफर्मेशन कि ये जो कॉपी ऑफ ड्राफ्ट स्कीम है ये आरओसी को फाइल की जा चुकी है, मतलब हम ड्राफ्ट स्कीम आरओसी के पास भी सबमिट कर चुके हैं, कुछ नया आया है। अच्छा, तीसरा, रिपोर्ट एडॉप्टेड बाय द मर्जर बाय द डायरेक्टर ऑफ द मर्जिंग कंपनी, रिपोर्ट एडॉप्टेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द मर्जिंग कंपनी, जो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं उनके डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की इस कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट का इफेक्ट क्या होने वाला है प्रमोटर नॉन प्रमोटर। अबे पागल समझ रखा है क्या? यही चीजें तो 230 में लिखी थी, तो फिर यही 232 में क्यों लिख दी? और ये भी लिखा कि ये एडिशनल है। इनमें क्या एडिशनल है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं एडिशनल। वही 230 वाली बात है, बट लिखता है एडिशनल, तो कुछ भी एडिशन नहीं है, देख रहे हो तो। हाँ, एक कंफर्मेशन है कि रिपोर्ट हमने रजिस्ट्रार को ड्राफ्ट स्कीम सबमिट कर दिया, बस बाकी सब चीजें फालतू की हैं। ठीक है ना, वही की वही 230 वाली। फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी जाएगी। द आंसर इज यस। वैल्यूएशन रिपोर्ट किसकी? एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट भी जाएगी। ओ माय गॉड, एक नई चीज आ गई, शुक्र है भगवान का, करने का पर्पस थोड़ा सा पूरा हुआ। हाँ जी, एक नई चीज क्या है? सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट आएगी। सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब ये कि मान लीजिए ये है 31 दिसंबर 23, ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी दोनों कंपनीज की जो फाइनल हुई थी मार्च 23। तो मार्च 2023 के अंदर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हुई थी 31 दिसंबर को, हम लोग मर्जर की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या, क्या मैं कह सकता हूं कि 31 दिसंबर के दिन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये 6 महीने से भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है, मोर देन 6 मंथ्स ओल्ड, यही हो चुकी है। अब लॉ कहता है कि एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बना दो, यहां से लेकर लेटेस्ट डेट तक की एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बना डालो, बता दो कि 1 अप्रैल से लेकर यहां तक के रिकॉर्ड्स क्या है। इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये कब बनेगी, जो लास्ट अकाउंट थे किसी भी कंपनी के, वो जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेट करते थे, वो 6 महीने पुराना हो चुका है बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक हो गई इतनी बात। तो फिर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट बनेगी जो फाइनेंशियल ईयर यहां शुरुआत से लेकर यहां तक, जब तक आपकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है ना, तब तक के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे इस सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये था जी हमारा पूरे का पूरा सेक्शन 232, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं स्कीम ऑफ अमालगमेशन ऑब्लिक मर्जर। ठीक है, हाँ, अगर डी मर्जर भी आ जाए ना तो भी इसी में लिखना है। तो हो सके तो एक चीज ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल दूं काफी रहेगा, जब भी क्वेश्चन में अमालगमेशन आ जाए, मर्जर आ जाए, डी मर्जर आ जाए, 232 कोट कराना। वैसे तो 230 भी कोट हो सकता है, बट मुझे एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन नहीं करना, मुझे बाकी भी करने हैं, तो 232 कोट कर देना बस। ठीक है, और 230 कब लगेगा, जब स्पेसिफिकली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप 230 कोट करेंगे। ठीक है, चले 232 के बाद मेरा अगला सेक्शन जो मेरे पास है वो है 233। ओके, आइएगा 233 पर। अब 233 कब लगता है, पहले तो ये समझो। आधे बच्चे तो इसी कंफ्यूजन में हिल जाते हैं कि 232 कब लगना है, 230 कब लगना है, 233 कब लगना है। अभी तो शुक्र है 235 और 236 नहीं है, वरना वो अलग तबाही मचाते थे कि ये कब लगने हैं और वो कब लगने हैं। 235 और 36, हालांकि मुझे समझ नहीं आया सीएमए इंस्टीट्यूट ने इन दोनों अच्छे अच्छे सेक्शनों को क्यों नहीं रखा, रखना चाहिए था, बट फिलहाल ठीक है, अब नहीं रखा तो नहीं रखा, हमारा सिलेबस कम हो गया तो अच्छी बात है। चलिए, तो फिलहाल अब क्या कहता है जी, ये कहता है 233। अब सबसे पहले ये समझो कि क्यों लगेगा ये सेक्शन, कब लगेगा। क्या 230 और 232 में अभी भी कमी रह गई थी कि एक और सेक्शन 233 को जन्म देना पड़ा? द आंसर इज हाँ। अच्छा क्या कमी थी, बताओ बताओ, मुझे भी बताओ। 233 का नाम क्या है? 233 का नाम है मर्जर और अमलगमेशन ऑफ सर्टेन कंपनी, कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों का अमलगमेशन या मर्जर। अच्छा, कौन सी विशेष प्रकार की कंपनियों का मर्जर अमलगमेशन? इसे हम दूसरे शब्दों में फास्ट ट्रैक मर्जर और अमलगमेशन भी कहते हैं। बताओ बताओ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 232 के अंदर आपको किसका अप्रूवल चाहिए होता है? ट्राइब्यूनल का, NCLT का। और 233 कहता है ठहरो ठहरो ठहरो, 232 में जाओगे, अरे भाई NCLT पे तो बहुत टाइम लगेगा। आप एक काम करो ना, आप केवल CG का अप्रूवल लेके भी काम चला लो। तो इसलिए इसे हम फास्ट ट्रैक मर्जर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ NCLT नहीं, CG के मर्जर से भी काम हो जाता है, CG के अप्रूवल से। अच्छा, इसे हम मर्जर ऑफ टू स्मॉल कंपनीज, अगर दोनों तरफ स्मॉल कंपनीज हैं, दोनों तरफ, दोनों कंपनियां जो मर्ज होने वाली या मर्ज करने वाली, मतलब दोनों अमलगमेटिंग कंपनीज, मर्जर या हो या अमलगमेशन हो, टर्म एक ही है, ध्यान रखना। अगर दोनों कंपनीज जो मर्जर या अमलगमेशन में इन्वॉल्व हैं वो दोनों स्मॉल कंपनीज हैं और आपस में मिल रही हैं, तो भी 233 लग सकता है। फिर उसके बाद 233 एक और सिचुएशन में लगेगा, अगर कोई कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को अपने अंदर ही मर्ज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी HDFC लिमिटेड ने किया ना, HDFC लिमिटेड ने क्या किया, उसकी होली ओन सब्सिडरी कंपनी थी HDFC AMC, HDFC फाइनेंस लिमिटेड, ऐसी 5 होली ओन सब्सिडरी कंपनियां थी जिसे HDFC ने अपने अंदर समाहित कर लिया है। तो यानी कि जब होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेती है तब भी 233 लगता है। तो दोबारा से रिकॉल करके मुझे बताओ 233 कब कब लगता है? 233 को हम फास्ट ट्रैक मर्जर भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, ट्राइब्यूनल की नहीं। ये कब कब लगता है? जब 2 स्मॉल कंपनीज का मर्जर हो रहा है, या जब कोई होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी को अपने में मर्ज कर रही है, तब 233 लगता है। अच्छा एक बात समझने वाली है क्या,
अगर मान लीजिए दो स्मॉल कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो क्या ये कंपलसरी है कि वो मर्जर 233 के अंदर ही होगा? नहीं, 233 एक ऑप्शन है, 232 तो मेन सेक्शन है। तो अगर कंपनियां चाहें कि भैया हमें तो 232 में जाना है तो 232 में जा सकती हैं, बट कंपनी 233 एक तरीके का ऑप्शन है कि हम आपको एक फास्ट ट्रैक रूट भी दे रहे हैं कि अगर आपको फास्ट ट्रैक रूट के अंदर जाना है तो आप फास्ट ट्रैक रूट के अंदर भी जा सकते हो। ठीक है, बस 233 की यही एक महानता है कि वो एक ऑप्शन देता है। चलिए फिलहाल 233 क्या कहता है? कहता है जी देखो ऐसा है, ये कंपनियां हैं, अच्छा जी, ये कंपनियों का लिक्विडेटर है। लिक्विडेटर मतलब खत्म करने वाला किसी चीज को ना, तो इसलिए ऐसी इमेज बनाई है। ये आरओसी है। ओके, अब कंपनी क्या करेंगी? नोटिस देंगी अपनी प्रपोज स्कीम का। जो कंपनियां 233 में आना चाहती हैं, किसको नोटिस देंगी? लिक्विडेटर को एंड आरओसी को, दोनों को नोटिस दिया जाएगा, जहां उनसे कहा जाएगा मालिक तुम्हारे बंदे हम, कृपा करो और ये बताओ कि क्या हम फास्ट ट्रैक मर्जर कर लें? आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? यानी कि इनको एक नोटिस दिया जाएगा ताकि इनकी अप्रूवल या इनकी सजेशन इनवाइट की जा सके, इनकी सजेशन या फिर कोई भी ऑब्जेक्शन इनवाइट की जा सके 30 दिन के अंदर अंदर। यानी कि 233 में अगर कोई भी कंपनी आएगी तो सबसे पहले एप्लीकेशन किसको फाइल की जाएगी? लिक्विडेटर को एंड आरओसी को। लिक्विडेटर कौन सा? देखो हर एक स्टेट में एक ट्राइब्यूनल है आज की डेट में, और हर एक ट्राइब्यूनल के साथ में कुछ लिक्विडेटर अटैच होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल वर्ड का मतलब होता है ये वो लिक्विडेटर है जो कि ट्राइब्यूनल के साथ लगा हुआ है, जो कि ट्राइब्यूनल का ऑफिसर है, तो उसे नाम देते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो एक लेटर ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास जाएगा और एक लेटर आरओसी के पास जाएगा, जहां पर इनकी ऑब्जेक्शन या सजेशन इनवाइट की जाएगी। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब होगा क्या? अब ये जो भी ऑब्जेक्शन या सजेशन है जो कि रिसीव्ड हुई है, किससे? आरओसी से या लिक्विडेटर से, इनको कंपनी कंसीडर करेगी जब भी कंपनी अपनी जनरल मीटिंग बुलाएगी मेंबर्स के लिए या क्रेडिटर्स के लिए। ओके, अब मीटिंग के अंदर अप्रूवल लिया जाएगा। अच्छा, अप्रूवल किससे लिया जाएगा? मेंबर्स की मीटिंग भी बुलाई जाएगी और क्रेडिटर की भी। मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी तो किससे अप्रूवल लिया जाएगा? 90% ऑफ नंबर ऑफ शेयर से। 232 में अलग कॉन्सेप्ट है, मेजॉरिटी इन नंबर प्लस 3/4 इन वैल्यू। 230 में भी वही है, बट 233 में 90% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स है मेंबर के केस में, और क्रेडिटर के केस में वही 90%, बट लिख दिया 9/10 इन वैल्यू। 9/10 इन वैल्यू, तो इनसे इनकी अप्रूवल ली जाएगी। मेंबर से अप्रूवल 90% ऑफ नंबर ऑफ शेयर एंड क्रेडिटर से 9/10 इन वैल्यू की अप्रूवल ली जाएगी। अच्छा जी, चलो जी, अब अप्रूवल भी हो गई। उसके बाद क्या होगा? अब दोनों कंपनियां क्या कहेंगी? एक फॉर्म फाइल करेंगी। आपको फॉर्म नंबर कोई भी याद नहीं करने हैं, आपको केवल इतना लिखना है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। केवल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म लिख देना बस काफी है कि प्रिस्क्राइब फॉर्म फाइल किया जाएगा। ठीक है, ये प्रिस्क्राइब फॉर्म फाइल किया जाएगा। किसको फाइल किया जाएगा? उस आरओसी को जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। उस आरओसी को फाइल किया जाएगा जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, पहली कंपनी के द्वारा भी और दूसरी कंपनी के द्वारा भी, यानी कि फर्स्ट कंपनी के द्वारा भी और सेकंड कंपनी के द्वारा भी। दोनों कंपनियों के द्वारा अपने अपने रिस्पेक्टिव आरओसी को फाइल कर दिया जाएगा। क्या? एक स्पेसिफिक एक फॉर्म, प्रेस्क्राइब फॉर्म, जिसमें बता दिया जाएगा कि हाँ जी, लो जी, हमारी अप्रूवल भी आ चुकी है, हमारे मेंबर और क्रेडिटर ने अप्रूवल दे दी है। अच्छा, इसके अलावा दोनों कंपनीज को एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी जिसके अंदर वो मम्मी कसम खाएंगे। किस बात की मम्मी कसम? कि हम मम्मी कसम खा के कहते हैं कि हम दोनों में से कोई भी ऐसी हालत में नहीं है कि हम लिक्विडेट हो जाएं। यानी कि आज की डेट में हम सॉल्वेंट हैं, हम किसी भी एंगल से इंसॉल्वेंट नहीं हैं, हम किसी भी एंगल से इंसॉल्वेंट नहीं हैं। और ये डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किसको फाइल होगी? रजिस्ट्रार को। कौन से रजिस्ट्रार को? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। तो दोनों कंपनियां, क्या मैं कह सकता हूं, अपने अपने रजिस्ट्रार को ही ये फाइल करेंगी? द आंसर इज यस। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं, अब
ट्रांसफरी कंपनी यानी कि जिसमें वो पहली कंपनी मर्ज हुई है, मतलब टाटा स्टील, क्योंकि उसने भूषण स्टील को टेक ओवर किया तो भूषण स्टील ट्रांसफरर है और टाटा स्टील ट्रांसफरी है। तो टाटा स्टील क्या करेगी, 7 दिन के अंदर अंदर, विद इन 7 डेज के अंदर अंदर कॉपी ऑफ स्कीम, जो भी स्कीम अप्रूव्ड हुई है मेंबर्स और क्रेडिटर्स के द्वारा, प्लस रिजल्ट ऑफ मीटिंग, कितने वोट फेवर में आए वो सारा रिजल्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज देगी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और आरओसी प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर को भी। ये किसकी जिम्मेदारी है, ट्रांसफरी कंपनी की जिम्मेदारी है। अभी तक जितना हुआ है 233 एक बार रिकॉल करते हैं। चलो जी एक बार रिकॉल करें। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि अगर 2 स्मॉल कंपनियां आपस में मर्ज होना चाहती हैं या कोई होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनीज को आपस में मर्ज करना चाहता है, अपने के अंदर मर्ज करना चाहता है, तो क्या होगा, ये सबसे पहले जो प्रपोज्ड स्कीम है इसको भेजा जाएगा दोनों कंपनीज के ऑफिशियल लिक्विडेटर प्लस आरओसी के पास, ताकि उनकी ऑब्जेक्शन या फिर सजेशन ऑब्टेन की जा सके। ओके, 30 दिन है उनके पास ऑब्जेक्शन या सजेशन देने के लिए। अब जब उनकी ऑब्जेक्शन या सजेशन आ जाएगी, कंपनी उसे कंसीडर करेगी और मेंबर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाएगी। मेंबर से अप्रूवल ली जाएगी 90% ऑफ द नंबर ऑफ शेयर से, क्रेडिटर से अप्रूवल ली जाएगी 9/10 इन वैल्यू से। एक बार अगर ये दोनों से अप्रूवल आ गई, उसके बाद क्या होगा, कंपनी क्या करेगी, एक प्रेस्क्राइब फॉर्म उस आरओसी को फाइल कर देगी जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। यानी कि दोनों कंपनियां एक प्रेस्क्राइब फॉर्म रजिस्टर्ड आरओसी को सबमिट कर देंगी जहां कंपनी का, दोनों कंपनीज का रिस्पेक्टिव रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है ना, उन दोनों को सबमिट कर देंगी। और साथ में डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी जाएगी, एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कि हम मम्मी कसम खा के कह रहे हैं कि हम आज के डेट में इंसॉल्वेंट नहीं है, हम सॉल्वेंट है। ठीक है जी, और आगे बढ़ सकते हैं। अब ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, 7 दिन के अंदर अंदर कॉपी ऑफ स्कीम प्लस रिजल्ट ऑफ मीटिंग, दोबारा बोलता हूं, कॉपी ऑफ स्कीम प्लस रिजल्ट ऑफ मीटिंग रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा पहुंचा देगी, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर आरओसी प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर को, आरओसी को प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर को और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या करेंगे, देखो जी, अगर आरओसी या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को, अगर आरओसी या ऑफिशियल लिक्विडेटर को ऑब्जेक्शन है इस पर, इफ दे हैव द ऑब्जेक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ऑब्जेक्शन है हाँ जी, अगर आरओसी को या ऑफिशियल लिक्विडेटर को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कम्युनिकेट कर देंगे 30 दिन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखो जी हमें तो ऑब्जेक्शन है स्कीम के अंदर, बाकी आप जैसा चाहो। अगर ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्शन है तो रेज करो, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि स्कीम को अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी है 233 में। फिर अगर इनकी ऑब्जेक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन देखने के बाद कहा भाई साहब बात तो ठीक है, ऑब्जेक्शन इनकी एकदम वैलिड है, ऑब्जेक्शन तो मुझे भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब इनकी ऑब्जेक्शन एकदम वैलिड है और इनको जो ऑब्जेक्शन है वो मुझे भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहेगी, ठहरो 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 ठहरो, इस स्कीम को मैं 233 के अंदर कंसीडर्ड नहीं कर रहे, इस स्कीम के लिए एप्लीकेशन दोबारा फाइल करो, और वो एप्लीकेशन फाइल होगी कहां, 232 के पास, 232 के अंदर ट्राइब्यूनल के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर देगी कि स्कीम को हम 233 के अंदर नहीं ले रहे हैं, इस स्कीम के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करके आप 232 की एप्लीकेशन फाइल कीजिए। कहां पर, इस स्कीम को लेकर किसके पास जाइए, ट्राइब्यूनल के पास जाइए, हम इस एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी। ओके, मगर मान लीजिए अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर या आरओसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को कंफर्म कर देगी। कोई भी फॉर्म नंबर याद नहीं रखना, तुमने ध्यान रखना, इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म बस लिखते जाना। अच्छा ऑर्डर पास करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ऑर्डर कंफर्म करने के बाद, मतलब कंफर्मेशन देने के बाद स्कीम को अपना ऑर्डर कम्युनिकेट कर देगी आरओसी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, ध्यान रखना दोनों आरओसी को नहीं, ट्रांसफरी कंपनी के आरओसी को कम्युनिकेट कर देगी और दोनों की दोनों कंपनीज को भी कंफर्म कर देगी कि हाँ जी हमारी तरफ से अप्रूवल है। अब ट्रांसफरी कंपनी का जो आरओसी है वो बताएगा
आरओसी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी को कि देखो जी आपके यहां की सिमरन को हमारे यहां का राहुल ले गया है। राहुल ही नाम था ना डीडीएलजे में, क्या नाम था? राहुल। शाहरुख का नाम तो राहुल ही होता है हर जगह, राहुल ही होगा शायद, है ना? तो आपके यहां की सिमरन को हमारी यहां का, हमारे इलाके का राहुल ले गया है। आप सिमरन का नाम अपने यहां की वोटर आईडी से हटा दो। मतलब ट्रांसफरी कंपनी का रजिस्ट्रार भेजेगा लेटर किसको? आरओसी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी को कि ले भाई अपने वहां से हटा दे कंपनी का नाम, अपने वहां से कंपनी का नाम हटा दे। अच्छा, अब दोनों कंपनियां अपने रिस्पेक्टिव आरओसी को क्या क्या भेजेंगी? फॉर्म नंबर INC 28 भेजेंगी, कंफर्मेशन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेंगी 30 दिन के अंदर अंदर, बस। और इस तरीके से सिमरन किसकी हो जाएगी? हमारे यहाँ की सिमरन किसकी हो जाएगी? राहुल की हो जाएगी। बताओ जी, कोई भी दिक्कत यहां तक? तो ये था मेरा सेक्शन 233। क्या था? सेक्शन 233। चले आगे, अगला सेक्शन आता है 234। जी, सेक्शन 234 क्या कहता है? 234 ना मेन टेक्स्ट से आ जाना आप। 234 के लिए मेन टेक्स्ट पे आ जाइएगा। ये जो सेक्शन आपने समरी से किए हैं 232 या 233, अब आप इसे डिटेल बुक में टेक्स्ट में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारा एक एक पैराग्राफ को टेक ओवर कर लिया है मैंने। अब आते हैं 234 पर। 234 अमालगमेशन और मर्जर हमारे देश की कंपनी का फॉरेन कंपनी के साथ। ये दो सिचुएशन की कल्पना करता है। कौन सी दो सिचुएशन? पहला, फॉरेन कंपनी हमारी इंडियन कंपनी को, फॉरेन कंपनी हमारी इंडियन कंपनी में मर्ज हो रही है, टाटा जैगुआर को टेक ओवर कर रहा है। दूसरा, निकी जॉन्स हमारी प्रियंका चोपड़ा को लेके जा रहा है। मर्जर ऑफ इंडियन कंपनी विद द फॉरेन कंपनी, वोडाफोन एक्वायरिंग हच, वोडाफोन एक्वायरिंग हच, हॉलकिम सीमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड एक्वायरिंग अंबुजा सीमेंट। ठीक है ना? चलो, हालांकि अब अंबुजा वापस आ चुकी है अदानी के पास। आगे ये सब सुनते रहते हो कि नहीं? कॉर्पोरेट न्यूज चलती रहती है कि नहीं? सुनते रहा करो कि कॉर्पोरेट में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, देखते रहा करो, जरूरी है। पता है आगे चल के बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर एंट्री करोगे ना, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इन चीजों से। चले, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है? यानी कि हमारी कंपनी विदेशी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, टाटा जैगुआर को ले रही है। प्रायर अप्रूवल आरबीआई की चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जाने वाली है टेक ओवर करने में, आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। प्लस 230 से लेकर 232 तक सभी सेक्शंस का पालन किया जाएगा। 230 से लेकर 232 तक सभी के सभी सेक्शंस का पालन किया जाएगा। यस। अब सेकंड, अगर वोडाफोन इंडियन कंपनी मर्ज हो रही है किसमें? फॉरेन कंपनी में, यानी कि हमारी हच इंडियन कंपनी वोडाफोन में मर्ज हो रही है, तो क्या होगा? ट्रांसफरी कंपनी कौन है? ट्रांसफरी कंपनी वोडाफोन, उसको भी कंप्लाई करने होंगे मेरे देश के प्रोविजंस को। लो जी, ट्रांसफरी कंपनी को जो वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा एसेट एंड लायबिलिटी का, वो क्या करवाना पड़ेगा? वो वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी के द्वारा, ये वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। और ये वैल्यूएशन एज पर द इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑन अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन से होगा। आजकल वैल्यूएशन के प्रिंसिपल ना हर जगह सेम है, भारत के अंदर भी वैल्यूएशन के प्रिंसिपल बने हुए हैं जो एब्सोल्युटली सेम एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। तो यानी कि वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड हर जगह सेम है, तो इसलिए आपको किसी ऐसी ही रिकॉग्नाइज बॉडी से वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा जो कि इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स का पालन करती है, तभी आप हमारे देश की कंपनी को ले जा सकते हो। प्लस डिक्लेरेशन इस रिगार्ड में आरबीआई को जब आप एप्लीकेशन देंगे तो सबमिट भी करेंगे कि हाँ जी हमने वैल्यूएशन करवा ली है और वैल्यूएशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही है। बस इतना सा 234 है। ये 2 पॉइंट यहां पर, ये 3 पॉइंट यहां पर। जब इंडियन कंपनी मर्ज कर रही है किसी फॉरेन कंपनी को, जब फॉरेन कंपनी मर्ज कर रही है किसी इंडियन कंपनी को, 2 पॉइंट 3 पॉइंट बस ये है। दैट्स इट। ये आपका 234 है, इसके अलावा 234 में कुछ है ही नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात? और आगे बढ़ सकते हैं।
234 के बाद बहुत बड़े बड़े 2 हैवीवेट सेक्शन आपके सिलेबस में नहीं रखे गए हैं। अब मुझे थोड़ा सा हैरान हूं कि रखने चाहिए थे, बट नहीं रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलो क्या दिक्कत है। हालांकि उनमें से एक सेक्शन 235 वो सेबी टेक ओवर कोड के रूप में आपके पास है, वो आएगा आगे चलकर, बट वो कंपनी लॉ में उसका पोर्शन नहीं रखा गया। 236 जिसे रखना चाहिए था वो नहीं रखा, ये थोड़ी हैरानी ज्यादा हुई मुझे कि क्यों नहीं रखा, बट फिलहाल चलो जी। अब आते हैं 237 पर, 237। ये सेक्शन अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको कभी भी लगता है कि देश के हित में जरूरी है, सॉरी पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, पहले वर्ड था नेशनल इंटरेस्ट, फिर इसे पब्लिक इंटरेस्ट कर दिया गया। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है कि 2 कंपनीज का मर्जर कर दिया जाए, तो हम आपको पावर देते हैं, आप मर्जर कर दो। अब अचानक से किसी के पास पावर आ जाए ना तो छाती 56 इंच की हो जाती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही फील किया और पास्ट में कई बार इस सेक्शन को यूज किया और हर बार फेलियर मिला। पहली बार सक्सेस इस सरकार के अंदर मिला है जो करंट यूनियन गवर्नमेंट है। कैसे, मैं पूरी कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले इस सेक्शन को यूज किया गया जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया गया। एयर इंडिया प्लस इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया गया। सोचो ना, ट्रक के टायर में दूसरा टायर जो था वो लगा दिया स्कूटी का और गाड़ी को कहा गया कि तेज रफ्तार से चलो। अबे पागल हो गया, कहां एयर इंडिया जबरदस्त चलने वाली कंपनी और कहां इंडियन एयरलाइंस फटीचर कंपनी एक तरीके की, और दोनों कंपनीज को आपस में अमेलगमेट कर दिया ये कहकर कि पब्लिक इंटरेस्ट। एक्चुअल में उस वक्त की जो सरकारें थी उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे। उस टाइम के जो मंत्री साहब थे उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, क्योंकि उन्हें लाइसेंस देना था कुछ कंपनियों को, इंडिगो को, जेट एयरवेज को, ऐसी और किंगफिशर को, ऐसी एयरलाइंस को लाइसेंस देना था। तो जिसके लिए जरूरी था कि देश की जो मेन एयरलाइंस है उसको घाटे में पहुंचा दिया जाए, उसको बंद ही करवा दिया जाए लगभग। तो इसलिए ऐसा काम उस वक्त किया गया। फिलहाल 237 पहली बार वहां लगा, नुकसान हो गया। उसके बाद 237 एक और बार लगा जब एक बैंक था साउथ इंडिया में, काफी अच्छा बैंक चला करता था जिसका नाम था ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ये डूबा। आरबीआई ने कहा गवर्नमेंट को रिपोर्ट बनाकर कि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को टेक ओवर करवा दो। तो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को टेक ओवर करवाया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू। बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू जब टेक ओवर करवाया गया तो बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी अच्छी खासी बैलेंस शीट थी वो भी ठप हो गई। वो भी ठप हो गई। क्यों ठप हो गई? क्यों? क्योंकि ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में कई सारे विंडो ड्रेसिंग की हुई थी जिसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बिना ही मर्जर का ऑर्डर दे दिया गया और फिर एक थके हुए टायर को एक अच्छे खासे चलते वाले टायर के साथ जोड़कर गाड़ी बना दी गई, डूब गया। बैंक ऑफ बड़ौदा भी हिल गया पूरे का पूरा, उसकी बैलेंस शीट भी ऐसी हिली कि कभी सर्वाइव नहीं हो पाई दोबारा वापस। तो दूसरी बार डिसीजन लिया, दूसरी बार फिर फेलियर। तीसरी बार डिसीजन एक और बार लिया गया। इस बार हमारी 2 कमोडिटी एक्सचेंज थी, 2 हमारे देश में कमोडिटी एक्सचेंज थी। एक थी मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज जिसे एमसीएक्स कहते हैं, और एक और कमोडिटी एक्सचेंज थी आईएफएल के नाम से। आईएफएल डूब गई। जब आईएफएल डूबी तो हमने आईएफएल को उठा के एमसीएक्स के साथ मर्जर करने का ऑर्डर पास कर दिया 237 में। अब एमसीएक्स के शेयर होल्डर का कहना था ये ठीक है भाई साहब, ये बिल्कुल सही किया तुमने। वो डूब गई, उसने डिफॉल्ट किया, लॉस किया, हमारी कंपनी सही चल रही है, हमारे साथ मर्ज करके हमें भी डुबा दो। तो एमसीएक्स के शेयर होल्डर सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मर्जर अलाउ नहीं है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने अपना स्टेप वापस लिया। 3 बार यूज किया गया 237 पास्ट में और तीनों बार गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ही ज्यादा झंड हुई। पहली बार सक्सेस मिली यहां पर जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सारी सब्सिडरीज को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। यह इस सरकार के दौर में हुआ जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चल रही है, और थैंकफुली पहली बार 237 को सक्सेसफुली यूज किया गया, पहली बार। अदरवाइज जितने इंस्टेंसेस हुए सब फेलियर थे। अब 237 क्या कहता है?
कहता है अगर ये सेक्शन तब लगता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है। क्या लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पब्लिक इंटरेस्ट में है कि दो कंपनीज को आपस में अमेलकमेट कर दिया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में कि दोनों कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल कंपनी बना दी जाए। ओके, ऑर्डर में कहा जा सकता है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है अब उसी के खिलाफ सारे केसेस चलेंगे, जो भी केस ट्रांसफरर कंपनी के खिलाफ चल रहे थे, यानी कि ऑल लीगल प्रोसीडिंग शैल कंटिन्यू अगेंस्ट द ट्रांसफरी कंपनी। ओके, अब अगर कोई भी मेंबर या क्रेडिटर इंक्लूडिंग अ डिबेंचर होल्डर ट्रांसफरर कंपनी का अगर उसको लगता है कि उसका राइट अफेक्ट हो रहा है, अगर उसका राइट अफेक्ट हो रहा है, अगर उसको लगता है, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस वालों ने कहा हमारा राइट तो अफेक्ट हो रहा है, हमें तो वहां पे जाके जूनियर की तरह ट्रीट किया जा रहा है एयर इंडिया में। हाँ, तो होना चाहिए था ना, कहां एयर इंडिया का जबरदस्त पढ़ा लिखा मतलब स्टाफ और कहां तुम लोग जो लॉस मेकिंग कंपनी बना के बैठे हो। तो फिर उन्होंने कहा हमें तो ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ये ट्रीटमेंट तुम्हारे साथ, रुको भाई, एयर इंडिया के जो टॉप क्लास हाई क्लास स्टाफ थे उनके साथ इंडियन एयरलाइंस का स्टाफ मर्ज कर दिया गया। लो जी, बराबर की पावर दे दी गई, हो गया कांड। और लो जी, यही तो चाहते थे कुछ लोग उस टाइम। तो एवरी मेंबर और क्रेडिटर इंक्लूडिंग अ डिबेंचर होल्डर of each of the transferor company before the amalgamation, उनका राइट सेम रहना चाहिए जैसे पहले हुआ करता था ट्रांसफरर कंपनी के अंदर, वही ट्रांसफरी कंपनी के अंदर भी उनका राइट रहना चाहिए। और अगर उनका राइट अफेक्ट हुआ, अगर उन्हें कम इंटरेस्ट मिल रहा हुआ, उनके अधिकार कम हुए, तो फिर क्या होगा? इन केस ऑफ इंटरेस्ट और राइट ऑफ सच मेंबर और क्रेडिटर आर लेस देन हिज इंटरेस्ट और राइट इन द ओरिजिनल कंपनी, तो फिर ही शैल बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। तो उन्हें कंपनसेशन दी जाएगी जो एक स्पेसिफाइड अथॉरिटी के द्वारा असेस की जाएगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अथॉरिटी, उसके द्वारा असेस की जाएगी। अब कंपनसेशन जो भी असेस की जा रही है वो मेंबर्स को या क्रेडिटर्स को पे की जाएगी, क्योंकि उन्हें अगर उनका राइट अफेक्ट हो रहा है तो उनको कंपनसेशन पे की जाएगी। कंपनसेशन कितनी होगी? जो भी अथॉरिटी असेस करके देगी। अच्छा, अगर मान लीजिए अभी भी कोई पार्टी एग्रीव्ड फील कर रही है इस असेसमेंट के बाद भी, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर, इस असेसमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर वो अपील फाइल कर सकती है किसको? ट्राइब्यूनल को। और उसके बाद जो कंपनसेशन है उसका असेसमेंट कौन करेगा? द आंसर इज ट्राइब्यूनल करेगा। अगर मान लीजिए अथॉरिटी ने कंपनसेशन डिसाइड किया, अथॉरिटी के द्वारा दिए गए कंपनसेशन से भी आप एग्रीड फील कर रहे हो, तो अब आप ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन लेके जा सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। ट्राइब्यूनल विल डिसाइड द फाइनल कंपनसेशन। ओके, उसके बाद कहता है नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास्ड अनलेस। अच्छा, इस सेक्शन में कोई भी ऑर्डर पास तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये जो प्रपोज्ड स्कीम है इसकी कॉपी दोनों कंपनीज को फॉरवर्ड ना कर दी जाए। सेकेंड पॉइंट, टाइम लिमिट जो थी प्रेफरिंग एन अपील वो एक्सपायर्ड हो चुकी है, कोई अपील फाइल नहीं हुई इस ऑर्डर के खिलाफ, या फिर अगर अपील फाइल हुई भी थी तो अपील को रफा दफा कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी भी मॉडिफिकेशन वगैरह सजेस्ट की गई थी, चाहे ट्राइब्यूनल के द्वारा चाहे अथॉरिटी के द्वारा, उसने उन सब को कंसीडर कर लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी मॉडिफिकेशन वगैरह कंसीडर करके फिर अपना फाइनल ऑर्डर पास किया है। और जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास भी रखा जाएगा। तो एक बार फास्ट ट्रैक में गो थ्रू करें सेक्शन 237 के अंदर क्या क्या लिखा है। चलिए, सबसे पहली बात, 237 कब लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कब? पब्लिक इंटरेस्ट में लगेगा। कैसे पास करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर? बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ये ऑर्डर पास किया जाएगा। ओके, इस ऑर्डर में कहा जा सकता है कि जो ट्रांसफरर कंपनी के खिलाफ लीगल केसेस चल रहे थे अब वो किसके खिलाफ चलेंगे? ट्रांसफरी कंपनी के खिलाफ चलेंगे। अच्छा, तीसरी बात, मेंबर और क्रेडिटर इंक्लूडिंग द डिबेंचर होल्डर, दोबारा बोलता हूं, मेंबर और क्रेडिटर इंक्लूडिंग द डिबेंचर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, उनका इंटरेस्ट किसी भी हालत में इफेक्ट नहीं होना चाहिए ट्रांसफरी कंपनी में। अगर उनका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो फिर वो कह सकते हैं, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। कंपनसेशन क्लेम करने के लिए किसके पास जाएंगे? अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी असेसमेंट करेगी इनका लॉस कितना हुआ है और ये कंपनसेशन इन्हें ग्रांट करेगी। अगर मान लीजिए अथॉरिटी के द्वारा डिसाइड की गई कंपनसेशन के बावजूद भी आप अभी भी एग्रीव्ड फील कर रहे हैं तो आप अपील फाइल कर सकते हैं किसको? ट्राइब्यूनल को। अब
कोई भी सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल ऑर्डर इस सेक्शन में तब तक पास नहीं करेगी, इस सेक्शन में, जब तक कि ड्राफ्ट स्कीम दोनों कंपनीज को अवेलेबल ना करा दी जाए, कोई भी अपील प्रेफर ना की गई हो, और अपील प्रेफर की गई हो तो फिर वो डिस्पोज ऑफ हो गई हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को जितनी मॉडिफिकेशन वगैरह रिसीव हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसीडर कर ली है, और कॉपी ऑफ ऑर्डर जो भी पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसकी कॉपी ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट में अप्रूव करा दी गई है। तो ये मेरा था सेक्शन 237। 237 के बाद मेरा लास्ट सेक्शन यहां पर आता है 238। अब हालांकि 238 को ना यहां पर आना नहीं चाहिए, पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि 238 बेस्ड है 235 पर, और 235 रखा नहीं सिलेबस में, तो हे मां मत जी, उसी की तो चर्चा कर रहा हूं। जब वो नहीं है तो फिर 238 को भी नहीं होना चाहिए। हाँ, लग रहा है सीएमए इंस्टीट्यूट में जिसने भी ये मॉड्यूल बनाया है उसको कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट चैप्टर की ज्यादा अकल नहीं थी। तभी ये गड़बड़ कर दी गई है। फिलहाल आगे आइएगा। 235 बात करता है टेक ओवर की। जब एक कंपनी दूसरी को टेक ओवर करने जा रही है, ओके, तो कहता है जब एक कंपनी, मान लीजिए पोपली गारमेंट्स या पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टेक ओवर करने जा रही है। भाई मैं बिलीव करता हूं फेंकना हो तो लंबा फेंको, वरना कोई फेंकने का फायदा नहीं, छोटा मोटा। तो पोपली इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टेक ओवर करने जा रही है। तो लॉ कहता है रुक 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 पोपली रुक। हाँ जी, अगर तू रिलायंस को टेक ओवर करने जा रहा है तो अब एक काम कर। वो क्या काम करेगा कि ये जो भी तेरा ऑफर है, जो भी तेरा ऑफर है, पहले काम कीजिएगा ना, ये इसको ना, ये जो आपका समरी वाला चैप्टर है ना, यहां पे आ जाइएगा। यहां से सेक्शन एकदम पढ़ के एकदम क्लियर हो जाएगा कि होने क्या वाला है। अब ये रियल घटना थी जहां पर हमारी कंपनी है हिंडाल्को, हमारी कंपनी हिंडाल्को वो टेक ओवर करने जा रही थी इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड को, इंडाल्को। हिंडाल्को को नाम दिया गया ट्रांसफरी कंपनी और इंडाल को नाम दिया गया ट्रांसफरर कंपनी। तो हिंडाल्को एक्वायर करने जा रही थी ट्रांसफरर कंपनी को। तो 238 क्या कहता है कि हिंडाल्को एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाएगा, और ड्राफ्ट प्रपोजल बना के किसके पास जाएगा? आरओसी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी के पास, इंडाल के आरओसी के पास ड्राफ्ट प्रपोजल लेके जाएगा। जैसे शाहरुख खान सिमरन का हाथ मांगने के लिए बाबूजी के पास जा रहा है और बाबूजी को कह रहा है कि बाबूजी आपकी सिमरन को मैं ले जाना चाहता हूं। ठीक है जी, बाबूजी देखेंगे लौंडा कैसा है, काम धंधा ठीक है, लौंडा कोई गलत काम तो नहीं करता, ठीक है, बाबूजी अपनी अप्रूवल दे देंगे। जब बाबूजी अपनी अप्रूवल देंगे तभी शाहरुख खान काजोल रूपी सिमरन के पास जाके कह सकता है कि सिमरन, सिमरन बाबूजी ने अप्रूवल दे दी है, अब तुम चलो, अब तुम मेरे साथ चल सकती हो। बस इतना सा सेक्शन है। तो पूरा सेक्शन ये बात करता है कि बिना बाबूजी की अप्रूवल के शाहरुख सिमरन को नहीं ले जा सकता। 238 नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। रजिस्ट्रेशन किसके पास? बाबूजी के पास। बस, तो देखो जी यही है। अब शाहरुख जो है सिमरन को ऑफर देगा। अब सिमरन इस ऑफर को कंसीडर करेगी, क्या राहुल मेरे लिए सही है या नहीं है, सही है या नहीं है, और एंड में गाना बज जाएगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम टननननन। बस इतना सा सेक्शन है और कुछ भी नहीं है। समझ आ गई बात? चलिए, तो ये था मेरा 238। क्या कहता है 238? आइएगा जरा देखना शुरू करते हैं। लो जी, कहता है इन रिलेशन टू एवरी ऑफर ऑफ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द ट्रांसफरर कंपनी टू द ट्रांसफरी कंपनी अंडर सेक्शन 235। जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने जा रही है, टेक ओवर कहां पर होता है? सेक्शन 235 के अंदर होता है। तो फिर सर्कुलर इशू किया जाएगा जिसमें ये ऑफर दिया जाएगा एंड रिकमेंडेशन दी जाएगी किसको? टू द मेंबर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बाय इट्स डायरेक्टर। यानी कि जो कंपनी जिसको टेक ओवर किया जा रहा है ना, उसके डायरेक्टर अपने मेंबर को अपनी रिकमेंडेशन के साथ एक सर्कुलर इशू करेंगे कि हमें लगता है
कि ये ऑफर हमारी कंपनी के लिए बहुत बढ़िया है और आप सबको इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्यों, रीजन भी बताएंगे, अपनी रिकमेंडेशन भी देंगे। डायरेक्टर अपनी कंपनी के मेंबर को कहेंगे कि क्या तुम्हें ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, इस ऑफर के अंदर एक स्टेटमेंट भी आएगी, किसके द्वारा, ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, जिसके अंदर वो बताया जाएगा कि हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है कि हम आपके शेयर को जब आपसे लेंगे तो आपको कैश की पेमेंट कर सकते हैं, हम कैश रिच कंपनी है, डोंट वरी। थर्ड, परंतु इस सर्कुलर को मेंबर्स को देने से पहले, ट्रांसफरर कंपनी के मेंबर्स को देने से पहले रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के पास ले जाया जाएगा और कोई भी ऐसा सर्कुलर तब तक इशू नहीं होगा जब तक आरओसी के पास रजिस्टर्ड ना हो जाए। ओके, अगर ट्राइब्यूनल, अगर मान लीजिए रजिस्ट्रार इसे रजिस्टर्ड करने से मना कर देता है तो ट्राइब्यूनल के पास क्या अपील फाइल की जा सकती है? द आंसर इज यस, ट्राइब्यूनल के पास अपील फाइल की जा सकती है। बस अगला सेक्शन ये पॉइंट पेनल्टी का है, इसे छोड़ देना। तो ये था मेरा पूरे का पूरा सेक्शन 238 और ये था मेरा पूरे का पूरा चैप्टर। हमारा कल जो चैप्टर शुरू होगा और जो खत्म भी हो जाएगा, मतलब वेडनेसडे को, उसका नाम है डिविडेंड। तो अब हम डिविडेंड खत्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।